हिस्ट्री का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना। एंशियंट हिस्ट्री क्या, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि हम लोग कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो कॉमन फीचर्स है ना, यहाँ से क्या है कि एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन, है ना, एक तो या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, एक या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ सकता है, तो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी दैट एक या दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इस टॉपिक में जो की थीम है, क्योंकि आजकल क्या होता है कंपैरिजन आता है, कोटिलियन एडमिनिस्ट्रेशन को आप गुड गवर्नेंस से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, तो ऑल दोज एस्पेक्ट है ना, तो इसके क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जब भी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो व्हाट वी सी, वी लुक एट द स्ट्रक्चर, प्रोसेस, है ना, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कोई भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करता है, या जैसे एक स्टेटमेंट है, सिविलाइजेशन फेल्स नॉट फेल्स बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो क्या एंशियंट हिस्ट्री में या एंशियंट इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे वो डिफरेंट है ना, वो किस प्रकार गुड गवर्नेंस के कुछ फीचर से रिलेटेड है। जैसे हम लोग आजकल राम राज्य का भी बात चल रहा है, आजकल डिबेट बहुत ज्यादा हो रहा है गुड गवर्नेंस में, है ना। वेवेरियन जो कौटिल्य का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो वाज इट एम्पेरिकल, वाज इट बेस्ड ऑन, व्हाट वाज द फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे योगाक्षेमा एक टर्म आता है ना, आज हम लोग देखेंगे कि वेलफेयरिज्म, आज का जितना मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सोशलिज्म है, तो दे आर बेस्ड ऑन द वेलफेयरिस्ट आइडिया, दैट मीन्स वी हैव टू डू समथिंग फॉर द पीपल, इट इज अल्टीमेटली द पीपल हु आर बीइंग एम्पावर्ड। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो भी सिस्टम चेंज हो रहा है, तो सिस्टम में क्या देख रहे हैं कि जो पहले क्या होता था, द किंग यूज्ड टू एंजॉय ऑल, देयर वाज ए किंग, दे वर कंसीडर एज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। जो पॉलिटिकल साइंस में कई लोग फिलोसफी है ना, पॉलिटिकल साइंस का जब फिलोसफी देखते हैं तो उसमें क्या हुआ, किंग एज ए इंस्टीट्यूशन इट हैज इमर्ज, व्हाइट एज इमेज। पहले क्या था, ट्राइबल लोग थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, देयर वाज नो स्टेबिलिटी, देयर वाज लॉट ऑफ क्योस, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि दे वांटेड टू हैव ए ऑर्गेनाइज लाइफ, एक ऑर्गेनाइज लाइफ, एक सिस्टम होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, नॉर्म्स होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट आपस में साइन करता है, चलो सब जितने लोग हैं आपस में मिलजुल के एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के उसमें कुछ पावर का हायरार्की क्रिएट करेंगे, है ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो फ्योल गुली कार्बिक का कॉन्सेप्ट हमने क्लासिकल थिंकर में देखा, क्या था कि सोसाइटी को या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी पावर होता है, देयर इज हायरार्की ऑफ पावर, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी तरह क्या होगा यहाँ पे भी, मोनार्कियल सिस्टम में भी हम लोग देख रहे हैं कि राजा है, उसका मंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फिर उसके कई सारे पर्सनल्स हैं, स्टाफ्स है, तो उसके पावर्स को कैसे दिया गया। और हमने एक और पॉलिटिकल फिलोसफी का आइडिया हमने डिस्कस किया था पहले क्लास में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, है ना। डू यू हैव सम आइडिया अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एनीवन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यस सर। या प्लीज, क्या है आइडिया, क्या है। सर सोसाइटी का, पीपल का हाँ हाँ कॉन्ट्रैक्ट हाँ, है गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल, यानी कि एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है The सिटीजन का। contract between the civil society and the monarch or the king or the यस, यानी philosopher king. हाँ, वो तो प्लेटो के टर्म में फिलोसफर किंग का मतलब राजा वही होना चाहिए जो फिलोसफिकल हो, उसको, है ना, लोगों को वेलफेयर, या मतलब एक सेल्फलेसली जो लोगों के लिए काम करे। तो क्या हुआ कि देयर वाज अपवर्ड डेलीगेशन ऑफ पावर। देखो ये कंसेप्ट ना, ये कंसेप्ट आप हर जगह ऐसे में, क्यों आजकल जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की क्यों बात किया जा रहा है, व्हाई देयर इज अ पॉलिसी ऑफ रिवर्सल, जो पब्लिक पॉलिसी हमने पढ़ा, पब्लिक ऑफ रिवर्सल क्या होता है कि जो पावर जो सिटीजन ने गवर्नमेंट या स्टेट को दिया, है ना, इट वाज बिलीव दैट स्टेट विल वर्क इन द फेवर ऑफ, इन द वेलफेयर और एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। तो देयर वाज अपवर्ड डेलीगेशन ऑफ पावर, अपवर्ड डेलीगेशन ऑफ पावर मतलब जो लोगों के, देखो पार्लियामेंट, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स हम लोग जो सिटीजन, दे आर द मोस्ट पावरफुल, दे आर द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल इन द एनी स्टेट। अब सिटीजन ने क्या किया, अपने पावर को अपवर्ड डेलीगेशन कर दिया। अपवर्ड डेलीगेशन मतलब राजा महाराजा या किंग या पार्लियामेंट या जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होता है या स्टेट होता है, उसको पावर दे दिया कि लो हम लोग अपना सोवरेन पावर को अपवर्ड डेलीगेट करते हैं। नाउ यू वर्क फॉर आवर बेनिफिट्स, यू वर्क फॉर पीपल्स एम्पावरमेंट, है ना, लोगों को वेलफेयर हो, लोगों के एम्पावरमेंट के लिए काम करो। लेकिन समय के साथ जैसे शाहनवाज सर ने क्लास लिया, करप्शन है, डिग्रेडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन हुआ, है ना, मिसयूज हुआ, नेक्सस हुआ, क्रोनी कैपिटलिज्म आया। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब लोगों का
जो गवर्नमेंट के प्रति जो इंटरेस्ट, जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, क्रेडिबिलिटी है, दैट इज पीपल आर लूजिंग द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट क्या होगा, देयर इज लैक ऑफ लेजिटिमेसी क्राइसिस आ गया। आजकल जितने इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज हो रहा है ना, एवरी डे यू कम अक्रॉस वेरियस आर्टिकल्स वेयर यू सी द इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग मिसयूज्ड फॉर पर्सनल बेनिफिट, है ना। हमने पब्लिक चॉइस अप्रोच पढ़ा, उसमें क्या देखा कि चॉइस मैक्सिमाइजर, वोट मैक्सिमाइजर, तो पॉलिटिशियंस आर वोट मैक्सिमाइजर और ब्यूरोक्रेट्स आर बजट मैक्सिमाइजर, विलियम निस्कानन का, है ना। फिर डनलेवी का कॉन्सेप्ट आता है ब्यूरो शेपिंग का। तो क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ, अरे ये तो जितने गवर्नमेंट के स्टाफ्स हैं, लोग हैं, ये तो क्या कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे अपना खुद का इंटरेस्ट प्रमोट कर रहा है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। तो नाउ देयर इज ए डिमांड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना। तो वो जर्नी भी कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इवोल्यूशन जो हो रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, व्हाई वी वांट टू हैव द मोर एंड मोर डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, व्हाई वी वांट ए सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट ब्यूरोक्रेसी सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ब्यूरोक्रेसी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो ARC2 बात करता है ना। ये पूरी कहानी आपको ना एकदम पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए, किस प्रकार से इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, कहाँ से इवॉल्व हुआ, है ना। पहले क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के फीचर्स क्या थे, कौन कौन से फीचर्स कंटिन्यू किया गया मुगल में, मुगल से ब्रिटिश में, और ब्रिटिश से मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या कंटिन्यू हुआ, और कैसे ये पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से डिफरेंट है ना। तो ऑल दोज एस्पेक्ट्स शुड बी वेरी क्लियर, एकदम कीवर्ड्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। तो कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना। तो इसमें और भी आप चाहो तो गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं, हर्षा का है। तो जो एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, इट इज जस्ट ए सिंबॉलिक, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंबॉलिक ऑफ एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना। मोर एंड लेस जो सिमिलैरिटी होगा, जितने भी हर्षा, गुप्ता या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, दे वर मोर एंड लेस बेस्ड ऑन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसलिए जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन देखते हैं, हम लोग कहाँ से फिर रेफरेंस क्या लेते हैं, कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन को, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का बारे में पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक क्या था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इतना पॉपुलर क्यों हुआ, व्हाट इज द स्पेशलिटी, कंपैरिजन हम लोग पढ़ते हैं कौटिल्य को मैक्स वेबर से कंपेयर करते हैं, कौन कौन सा फीचर है। जैसे मान लो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म है, वेलफेयर स्टेट का, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कौन कौन सा स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो मैक्स वेबर के आइडिया से कैसे मिलता है, कैसे डिफर करता है दोनों, यानी कुछ क्यों क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि लोगों को रेगुलेट करना, कंडक्ट करना, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है ना, तो दे आर यू हैव टू थिंक इन दैट डायमेंशंस। अगर क्वेश्चन आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, हाउ यू हैव टू अप्रोच, कि जब भी हम पर्सनल जो भी कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन या मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, तो हाउ यू हैव टू अप्रोच, जस्ट लुक एट योर सिलेबस, है ना। सिलेबस पे देखो, सिलेबस में जितने भी सब सेक्शंस है ना, चाहे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, या इशूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो हम लोग क्या अलग अलग एस्पेक्ट को, सिविल सर्विसेज कैसे कंडक्ट हो रहा है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, कंपोजिशन क्या है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, या लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन कर रहा है, तो उन सारे एस्पेक्ट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक पॉइंट भी अगर मेंशन कर दिए तो यू विल हैव एनफ कंटेंट, है ना। इसमें क्या है कि याद भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कुछ स्पेसिफिक टर्म याद करने हैं, बाकी आपको क्या करना है, सिलेबस का जो सब पार्ट्स है ना, just relate the content, try to bring out, extract some content on the based on the वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस। उससे आपको ऑटोमेटिकली आपको जब भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बात करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि भाई वहां पे सिलेक्शन कैसे हो रहा है, हाउ द पीपल आर गेटिंग सिलेक्टेड इनटू द ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज द सैलरी प्रिविलेजेस, हाउ द ट्रांसफर पोस्टिंग द प्रमोशन इज डन, है ना, हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आज यूनियन है, स्टेट है, उस समय क्या था, प्रोविंशियल सिस्टम पे कैसे होता था, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट था या नहीं था, सप्तांग थ्योरी जैसे है ना, उसको हम लोग देखेंगे। और फिलोसफी क्या था, कि वेलफेयर का, योगाक्षेमा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। तो वही हम लोग देखते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके नेचर कैरेक्टरिस्टिक किसके आधार पे था, जो अर्थशास्त्र में ऑलरेडी दिया हुआ था, इट वाज ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना। वेलफेयर स्टेट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटी भी देखेंगे, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे, मतलब कुछ फीचर्स मैचिंग है ना। स्टेट क्राफ्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिर कौटिल्य कहाँ कब था, ये जब चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहा था, बेसिकली ही वाज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उसने ही जब धनानंद, है ना, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते हैं किस प्रकार वहां पे जो धनानंद था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करप्ट हो गया, रॉयल लाइफ जीता था, तो दे वर डिस्कनेक्टेड विद द मासेस, देन समवन, है ना, कौटिल्य अलेक्जेंडर के अटैक से बहुत प्रभावित हुआ, ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस एंड ही वांटेड टू
Dhananand or Magad dynasty should try to take the lead because they had very big army, but he was refused, he was insulted, and he decided that he will overthrow the Nand dynasty, and then Maurya dynasty was established. तो यहाँ पे क्या है कि he became prime minister, he defined rule code of conduct, he wanted to have the codification of laws. प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम पावर क्या होगा, प्रिविलेज क्या होगा, रोल है ना, किंग का क्या अधिकार है, क्या नहीं है, क्या ड्यूटी है ना, जैसे राजधर्मा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में, उसके बारे में बताता है। तो अर्था मतलब ऐसे, अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स या लाइवलीहुड के बारे में, साइंस मतलब शास्त्र, तो साइंस ऑफ लाइवलीहुड, साइंस ऑफ गवर्नेंस, तो अर्थशास्त्र इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेसिस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो उसमें हम लोग देखेंगे उस समय का जो साइंटिफिक अप्रोच था, साइंस होना चाहिए, साइंस ऑफ लॉ की बात करता है, साइंस ऑफ सोसाइटी की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की, यानी पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इकोनॉमी किस प्रकार होना चाहिए, स्टेट का कितना रोल होना चाहिए, है ना, सोसाइटी में लोगों का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको राजा का ड्यूटी क्या होता था कि कोड ऑफ कंडक्ट को इंश्योर कराना, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, तो पूरा एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो पवेट, हम लोग जब पवेट का डिसिप्लिन का स्टेटस का डिबेट किया ना, तो देयर आल्सो वी हैव डिस्कस हाउ इट इज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, और दैट वाज आल्सो वेरी मच विजिबल इन द अर्थशास्त्र आल्सो। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे वेरियस है ना, स्टेट के अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है, तो क्या होगा, एक साइंस एक सब्जेक्ट तो डील करेगा नहीं, है ना, सिंस वी आर डीलिंग विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, तो इसमें है ना कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्मेटिव भी होगा, इंपेरिकल, कंपैरेटिव अप्रोच भी अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वेरियस पार्ट्स में, जैसे मान लो कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जो भी प्रैक्टिसेस होता था उस समय, उसका एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस दिया हुआ है कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, है ना, कि भाई वेलफेयर, जैसे हैप्पीनेस ऑफ किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ सिटीजन, दैट इज एन आइडियल कंस्ट्रक्ट, आइडियल आइडियलिज्म दैट वाज प्रिवेलेंट इन दैट टाइम। ठीक, उसके बाद हम लोग करप्शन के बारे में कुछ कमेंट किया गया, तो करप्शन को कैसे प्रिवेंट करना है, विजिलेंस, इंटेलिजेंस का बात मॉरियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करता है। ठीक, एंड देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ कंपैरिजन बिकॉज ही हैड वास्ट एक्सपीरियंस, कौटिल्य के पास है ना काफी डिटेल है ना एक्सपीरियंस था, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बिकॉज जब लड़ाई चल रहा था तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अलग अलग राजा से डील करना है, बात करना है। एंड एट दैट टाइम मतलब यूरोप में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो एरिस्टोटल का द पॉलिटिक्स बुक है, मैकियावेली, दे वर आल्सो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसलिए हम लोग कौटिल्य को इसे रिफर करते हैं, इट इज ही इज आल्सो नोन एज मैकियावेली ऑफ इंडिया। ठीक, तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक जब भी हम देखेंगे तो पहला ये टर्म आना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड, है ना, डेमोक्रेटिक डेस्पोटिक सिस्टम। सेंट्रलाइज क्यों, क्योंकि पूरा हम लोग देख रहे हैं कि जितना यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे फॉलो हो रहा है, किंग इज सुप्रीम, है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, दे ऑल आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द किंग, है ना, किंग का लॉयलिटी, किंग के प्रति फेथफुलनेस होना जरूरी है, अगर इफ द इंडिविजुअल लूजेस द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ किंग, ही विल बी रिमूव्ड, है ना, देयर वाज कंप्लीट सबऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर इन द हैंड ऑफ किंग, दैट्स व्हाई इट वाज ए सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिक सिस्टम, किंग वाज डेस्पोट, किंग वाज सुप्रीम लीडर। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड था, कोई भी राजा के खिलाफ नहीं जा सकता था, है ना, किंग वाज लॉ अनटू हिमसेल्फ, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, है ना, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन बाहुबली, है ना, उसमें भी देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का काफी अच्छे से डिपिक्शन दिया हुआ है। हैव यू सीन बाहुबली 1 2 पार्ट जो आया था, Yes, या मोस्ट ऑफ यू माइट हैव सीन, तो उसमें हम लोग जब ना जो क्वीन होती है बोलती है मेरा वचन ही मेरा शासन है, मतलब व्हाट एवर शी सेज दैट बिकम्स द नॉर्म्स, दैट बिकम्स द लॉ। द किंग वाज एवरीथिंग, नोबडी वाज अबव द किंग, ही वाज द सोर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। तो डेस्पोटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम क्या होता था, हेरिडिटी का आधार पे एब्सोल्यूट पावर की बात करता, राजा हुआ है ना, किंग के पास क्या एब्सोल्यूट पावर है। ठीक है, तो डेस्पोटिज्म है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, यूनिटी ऑफ कमांड है ना, तो अब यूनिटी ऑफ कमांड आएगा तो इसको हम फ्यूल से लिंक कर सकते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक, तो डेस्पोटिज्म भी आजकल क्या एग्जीक्यूटिव है ना कंट्रोल या एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे दे आर ट्राइंग टू कंसंट्रेट मोर एंड मोर पावर, तो एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप की बात हम लोग करते हैं करेंट डिबेट में, तो उसको भी लिंक कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक क्यों, कि मोनार्कियल सिस्टम होने के बावजूद भी जैसे मान लो डिवीजन ऑफ वर्क था, है ना, तो डिवीजन ऑफ वर्क इट इज आल्सो फीचर ऑफ, जैसे मान लो कई सारे मिनिस्ट्री बना रखा है, कई सारे डिपार्टमेंट बना रखा है, तो दैट शोज देयर इज स्पेशलाइजेशन, द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर इज डिवाइडेड। देन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अमात्यास होता था, राजपुरोहित होता था, तो आजकल जैसे कई सारे एडवाइजर होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर एडवाइजर है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो दैट इज आल्सो शोइंग दैट किंग वाज नॉट टेकिंग डिसीजन अलोन, दैट मींस ही हैज ए
एक सेशन बुलाता था, जैसे मान लो कि मूवी सब में भी या कोई भी वेब सीरीज देखते हैं, उसमें भी है ना पुराने सिस्टम को जब दिखाया जाता है, क्या होता है कि राजा का एक मीटिंग होता है, कई सारे मिनिस्टर्स आते हैं, पावरफुल है ना मिनिस्टर्स, एंड किंग यूज टू डिस्कस। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों आता है? तो जो टर्मिनोलॉजी एक बार क्लियर होना जरूरी है कि मॉडर्न फीचर्स जब हम कंपेयर करेंगे ना, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से कंपैरिजन में आएगा ये डिवीजन ऑफ पावर, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, या है ना ये जो यूनिटी ऑफ कमांड। तो दीज आर द फीचर्स व्हिच आर रिलेटेड टू, हम फ्योल से भी कंपेयर कर सकते हैं, वे मैक्स वेबर से भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक। तो डिसीजन मेकिंग में कंसेंसस होता था, है ना, डिस्पाइट हैविंग किंग हैविंग ऑल द पावर, ही यूज्ड टू टेक द व्यूज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन ओनली ही यूज्ड टू टेक द डिवाइड, है ना, डिसीजन, और वही काम को डिवाइड करेगा, मिनिस्टर्स है ना ऊपर नजर रखना है। और स्टेट का ड्यूटी क्या होता था? रोल एंड ड्यूटी ऑफ द किंग वाज वेलफेयरिज्म, है ना, लोगों को वेलफेयर के लिए काम करना, वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना, दैट इज आल्सो द करेंट प्रैक्टिस। तो ये राजा का काम क्या होता था? रक्षणा यानी प्रोटेक्शन। कोई भी अगर मान लो बाहर के एनिमी अटैक कर दिया, पहले क्या होता था? जमीन की लड़ाई होती थी, है ना, किंग यूज टू अटैक नाइबरिंग किंगडम्स, है ना, तो अटैक होता रहता था, उससे प्रोटेक्ट करना है, रक्षणा हो गया। पालना मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना। और योगाक्षिमा हो गया वेलफेयर। तो अब जैसे ही है ना, दिस डायग्राम यू कैन यूज इन द आंसर इटसेल्फ, है ना, कि इंपॉर्टेंट रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ किंग। तो तीन इंपॉर्टेंट काम होता था कि बाहर देखो कोई भी किंगडम है, तो बाहर से कोई अगर अटैक करेगा तो उससे हमें बचाना है। दूसरा, विद इन द सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, स्टेबिलिटी रखना, सिक्योरिटी मेंटेन करना, ये काम है। और दूसरा है उसके वेलफेयर के लिए काम करना। तो तीन काम हो गया टोटल। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हम लोग याद कर सकते हैं। तो रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन हो गया, पालना मतलब सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर हो गया, योगाक्षेमा मतलब वेलफेयर डेवलपमेंट का काम। यही तो मेजर ऑब्जेक्टिव आज भी है। हम जब भी बोलते हैं ना कोर फंक्शन ऑफ द स्टेट, कोर फंक्शन में क्या क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ये सब आता है ना, फॉरेन डिफेंस सिक्योरिटी, ये सब आ गया। और दूसरा क्या है कि वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट, है ना, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा रेगुलेटरी फंक्शन या डेवलपमेंटल फंक्शन, उसको भी रिलेट कर सकते हैं, है ना, रेगुलेटरी और ये डेवलपमेंटल हो गया, ये रेगुलेटरी टाइप हो गया। ठीक। तो कौटिल्य, हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी अल्टीमेटली देखो वहां पे दो पीपुल वर ट्रीटेड एज ए सब्जेक्ट, है ना, दे डू नॉट हैव द डेमोक्रेटिक राइट, बट दे वर नो, किंग का हैप्पीनेस किस पे, फिलोसफी क्या था कि लोगों को वेलफेयर, लोगों के हैप्पीनेस में ही राजा का हैप्पीनेस है ना। तो दैट वाज, यानी राजा अगर, इफ किंग इज हैप्पी, दैट डजंट मीन दैट अनटिल अनलेस पीपल आर हैप्पी, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। इसलिए हम लोग एथिक्स और पबेट को जब इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए एथिक्स में भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डायरेक्टली स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन द एथिक्स पेपर आल्सो, है ना। जो फिलोसफी था, आइडियोलॉजी था, जो है ना इसेंस या धर्म था, ड्यूटी था राजा का, जो हमने तीन ड्यूटी देखा, दैट आल्सो रिफ्लेक्ट कि हैप्पीनेस, हाउ द किंग हैज टू परफॉर्म दिस थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस, है ना, इंपॉर्टेंट ड्यूटीज या रोल्स में हम लोग देखते हैं कि अल्टीमेटली लोगों का केयर करना, है ना। किंग वाज ट्रीटेड लाइक ए फादरली फिगर, है ना, जैसे घर में क्या होता है, एक फैमिली होता है, फादर का बच्चे का केयर करना, टेक केयर करना, है ना। ही शुड बी कंपैशनेट होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए लोगों के सफरिंग के प्रति। तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड द कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है। अब जैसे एक और स्टेटमेंट आता, मत्स्य न्याय। जब पहले क्या था, ट्राइबल सिस्टम था, तो जो पावरफुल होता था, है ना, कोई भी सोसाइटी, उसमें जो पावरफुल होता था, छोटे छोटे, है ना, लोगों का पावर, उस सबको सब्ज्यूम करता था, एक्सप्लॉइट करता था। तो नाउ दे नीडेड ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम व्हिच कैन रेगुलेट, व्हिच कैन इंश्योर द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल्स, है ना। यानी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वीक नहीं होना चाहिए बाय द पावरफुल सेक्शन। तो दैट वाज आल्सो द ड्यूटी ऑफ किंग। किंग शुड इंश्योर दैट देयर शुड बी जस्टिस, न्याय की मूर्ति बोलते थे राजा को, है ना। फिर सप्तांग थ्योरी हो गया, सप्तांग थ्योरी में 7 प्रिंसिपल जो है एस्टेब्लिश करता है। तो ये क्या है, किंग होगा, है ना, स्वामी किंग। तो यानी देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग लीडर, जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड कब इंश्योर होगा, देयर इज ए ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन द किंग और द लीडर। तो लीडर क्या होना चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग, ही शुड बी डिसाइसिव, ही शुड बी एबल टू बोल्ड टू टेक द डिसाइसिव एक्शंस। देन सेकंड इज मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, है ना, कैबिनेट जैसे। तो डिवीजन ऑफ वर्क भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर जनपद मतलब टेरिटरी, जो आज का कॉन्सेप्ट स्टेट का, नेशन का हम लोग देखते हैं। फिर कोसा, ट्रेजरी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ सिलेबस, है ना। तो सिलेबस में हम लोग यूनियन गवर्नमेंट हो गया, ये सारा तो यूनियन गवर्नमेंट में आ गया। फिर ये हो गया फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। दुर्गा मतलब फोर्टिफिकेशन ऑफ टेरिटरी, यानी इंटरनल सिक्योरिटी है ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। फिर दंड हो गया, मिलिट्री का, डिफेंस का हो गया। और मित्र, फ्रेंड्स और एलाइज की बात करता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी स्टेट, दैट इज, देखो ये कॉमन फीचर दे दिया। अब इट रिफ्लेक्ट्स द, आई नो मोर और लेस सेम फीचर्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ एंशिएंट। उसमें स्वामी होगा, मत्या होगा, जनपद है, कोसा है, दुर्गा है, दंड एंड मित्रा।
तो रेलेवेंस में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात किया गया, दैट इज आल्सो रिलेटेड कि पूरा डिफेंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एवरीथिंग हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का एक है ना आजकल कॉन्टेक्स्ट में डिबेट भी आता है ना, तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं सप्टांग प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल ऑफ पॉवेट का जैसे मान लो यूज है ना, तो उसमें क्या क्या देखे, यूनिटी ऑफ कमांड देख लिया, डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की होगा, टॉप डाउन अप्रोच, सेंट्रलाइज अप्रोच है तो हायरार्की होगा, सेंट्रलाइजेशन है, पावर है ना, पावर क्या होता था, राजा के हाथ में कंसंट्रेटेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर, कंट्रोल किसके हाथ में है, किंग के हाथ में है। मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जैसे मान लो जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के थ्रू हो रहा है ना। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन को हमने क्या देखा कि जो हमने योगाक्षिमा का कॉन्सेप्ट है, पालना है ना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे राजा का काम क्या है, लोगों के प्रति हैप्पीनेस ऑफ किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ है ना सिटीजन ऑफ पीपल ऑफ सब्जेक्ट। ठीक, वो हो गया, एथिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। रूल ऑफ लॉ मतलब धर्म या ड्यूटी, एवरीवन, किंग इज आल्सो ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज, ही इज नॉट द बॉस, है ना। इनफैक्ट कौटिल्य को हम लोग बोलते हैं ही वाज इन फेवर ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, ही वांटेड टू रेगुलेट द इवन द एक्टिविटीज ऑफ किंग इन द पब्लिक डोमेन, है ना। और वेरिएंट फीचर्स भी जैसे होता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा, है ना। राजा का भी सैलरी लिया जाएगा, राजा किंग विल आल्सो टेक द सैलरी, ही इज नॉट द मास्टर ऑफ ऑनर ऑफ ऑल द वेल्थ इन द स्टेट या किंगडम, है ना। तो वो सब सारा चीज है, अकाउंटेबिलिटी के लिए भी है कि भाई कि लोग अपोज कर देगा, है ना। प्रोटेस्ट जैसे कौटिल्य ने खुद क्या किया, जो वहां का एग्जिस्टिंग रूलर था उसके खिलाफ है ना प्रोटेस्ट किया, बगावत किया और उसको ओवरथ्रो करके नए किंगडम को, नए डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। तो द किंग हैज टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल, अदरवाइज पीपल विल डिसकंटेंटमेंट होगा तो उससे क्या होगा, रिवोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हम लोग देख रहे हैं कि सेपरेट रिक्रूटमेंट होगा, जो बोलने में अच्छा है तो उसको भाषण के लिए दे दो, उसको है ना कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट दे दो, जो अगर ईमानदार है, ऑनेस्ट है, हरिश्चंद्र है ना, तो वेल्थ के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में दे दो, जो पावरफुल है, करेजियस है, उसको आर्मी में रिक्रूट कर दो। तो देर आर वेरियस ट्रेड्स, है ना, जैसे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके उस ट्रेड के आधार पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कौटिलियन एडमिनिस्ट्रेटिव में रिक्रूटमेंट होता था। ठीक है, सर्विसेज यानी पे एंड सर्विस कंडीशन बहुत बढ़िया था, है ना। दे बिकॉज इट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्परस किंगडम, तो ही दे नो द एवरीवन वाज पेड वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी, ताकि पर्स एंड प्रिविलेजेस दे एंजॉय लॉट ऑफ प्रिविलेजेस, है ना। और एथिक्स का तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए, एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कौटिलियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए गुड गवर्नेंस से भी लिंक कर सकते हैं, या जो है ना एथिक्स इन गवर्नेंस को, जो एथिक्स टॉपिक्स होते हैं उसमें भी कौटिल्य का स्टेटमेंट एज इट इज है ना क्वेश्चन में आता है। ठीक, तो क्वालिटी ऑफ पर्सनल्स पे काफी दान है, जो भी दो इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द ट्रेड्स, है ना, दो व्हाट एवर क्वालिटीज ही हैज बेस्ड ऑन दैट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी डिसाइडेड। जैसे मान लो इंटेलिजेंस का टेस्ट है, आजकल का यूपीएससी हो रहा है, इंटेलिजेंस का टेस्ट ले रहा है, प्रजना हो गया, है ना। तो सी दीज आर द टर्म्स, है ना, टर्म्स को कई बार आप मेंशन करते हैं तो यू गेट, यू नो, यू आर लाइकली टू गेट गुड मार्क्स। अगर मान लो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बता दिया तो यू मेंशन दिस टर्म्स, है ना। स्पेशली कौटिल्य का क्वेश्चन तो रेपिटेटिव होता है, हर दूसरे साल आना ही आना है। तो परिजना हो गया, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का टेस्ट करता है। वाक्य शक्ति मतलब स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन, स्पीच पावर, इंफॉर्मेशन सर्विसेज दे दो, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। अर्थोपाद मतलब जो ग्रीड नहीं है, जो ग्रीडी नहीं है, नॉन ग्रीडी। तो आजकल आईआरएस ऑफिसर टैक्स कलेक्ट कर रहा है, टैक्स खा गया खुद ही मान लो, तो दैट इज आल्सो टेस्ट ऑफ क्वालिटीज की ही वेदर ही इज ग्रीडी और नॉट, है ना। धर्मपाद मतलब जो लॉ लॉ को मानता है, जुडिशियल सर्विसेज है, जो कानून को, है ना, जो अपने ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस के प्रति सिंसियर है, तो ही विल बी टेकन इनटू जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, दीज आर द रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज ए मेरिट बेस्ड और स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम, है ना। यहाँ पे क्या टेस्ट ऑफ मोरालिटी एंड इंटीग्रिटी हो रहा है, उसके क्वालिटीज एंड कैरेक्टर को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसमें सर, या प्लीज सर रिक्रूटमेंट वाला बता दीजिए एक बार, वो जो हाँ ठीक, टर्मिनोलॉजी। ठीक है। तो देखो रिक्रूटमेंट में क्या होता था, पहले तो मेरिट बेस्ड है, स्पेशलाइज होता था रिक्रूटमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ट्रेट या क्वालिटी या इंटीग्रिटी के आधार पे एक रिक्रूटमेंट होता था। अब उसमें रिक्रूटमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लो दिया हुआ है रेशनल प्रिंसिपल कैसे अडॉप्ट किया है, समबडी हु इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना, ही शुड बी सेंट इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो प्रजना का टेस्ट होता था, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, वेदर ही हैज द wisdom or not, whether he will be able to take the decision on behalf of people or not. देन सेकेंड इज वाक्य शक्ति, वाक्य शक्ति मतलब स्टेटमेंट वाला, जो पावरफुल है ना, स्पीचेस डिलीवर कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है, तो वाक्य शक्ति हो गया। तीसरा है अर्थोपाद,
मतलब जो ग्रीडी नहीं है, नॉन ग्रीडीनेस, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, आईआरएस बन गया, है ना, नाउ टैक्स कलेक्शन के लिए जा रहा है, खुद पैसा रख लिया, है ना, यानी स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। अगर मान लो जो लालची लोग हैं उसको अगर टैक्स कलेक्शन उस समय तो मॉनिटर करना मुश्किल था। इफ द पीपल आर ग्रीडी तो विल दे बी एबल टू परफॉर्म दिस टास्क, है ना। तो इसलिए देखो यहाँ पे जो जिसका ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, नॉन करप्ट, है ना, जिसको करप्ट न किया जा सके, है ना। तीसरा चौथा हो गया धर्मपात वाला, यानी जुडिशियल सर्विस, धर्म के प्रति नॉलेज हो, शास्त्र के प्रति जो उस समय का जो नॉर्म्स, ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, उसके बारे में अवेयरनेस है, नॉलेज है, उसके आधार पे उसको जुडिशियल ऑफिसर बनाया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है कि स्पेशलाइज रिक्रूटमेंट सिस्टम था उस समय भी, है ना। जस्ट लाइक करेंटली वी हैव द यूपीएससी, स्पेशलाइज एजेंसी है, सिलेबस डिफाइंड है। तो आजकल पैटर्न अलग हो गया, लेकिन मोड द इसेंस, द आइडिया इज रिफ्लेक्टेड इन एंशिएंट कल्चर आल्सो, है ना। आर यू एबल टू गेट इट? Yes, ठीक है। sir. देन रिक्रूटमेंट, है ना, स्पेशलाइज था, मेरिट बेस्ड था, ये समझ में आ गया। अब पे एंड सर्विसेज में उसमें कौटिल्य को ये मानना था जो ये ऑफिसर्स होते हैं, सिंस दे ऑक्यूपाई, दे हैव लॉट ऑफ पावर, है ना, दे कैन मिसयूज, दे कैन आल्सो, जैसे मान लो कि ही गिव द एग्जांपल कि हनी, है ना, किसी भी, अगर मान लो फिश कब वाटर ड्रिंक कर ले पता नहीं चलता है, पानी के अंदर क्या होता है, कब वो पानी पी ले पता नहीं चलता है। अब इफ यू आर पुटिंग हनी इन द टंग and you are not expecting that people will not taste it, it is very difficult. तो he was very cautious that pay and services, जैसे मान लो जब कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी देखेंगे ना, तो they were also one of the highest paid salaried individuals, है ना। पूरे यूरोप से भी ज्यादा सैलरी इंडिया में मिलता था, इसलिए यूरोपियंस लड़ाई करते थे कि हम लोग को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पोजीशन दो, पोस्ट दो, है ना। देयर वाज रिजर्वेशन फॉर द यूरोपियंस एंड इट वाज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द यूरोपियंस बिकॉज ऑफ पेज एंड सैलरी। एंड ही वाज आल्सो, जैसे उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, गुड पे स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। पब्लिक सर्वेंट को क्या होगा, ताकि वो ही इज नॉट नॉट लुकिंग फॉर करप्शन और एनी अदर वेज टू अर्न मनी। अगर मान लो उसके सारे इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल कर दें, तो ही वाज ऑफ दैट आइडिया, ही वाज वेरी प्रैग्मेटिक, कि ऐसा नहीं कि आइडियलिज्म नहीं, सर्विस के लिए गया है, समाज सेवा के लिए गया, तो व्हाई टू गिव सैलरी, है ना। देयर आर लॉट ऑफ डिबेट्स, कंट्रोवर्सी और डिबेट्स है कि शुड बी इंक्रीज द सैलरी ऑफ द आईएएस ऑफिसर और आईपीएस और आईआरएस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, है ना, इन ए कंट्री वेयर पीपल आर पुअर, हंग्री। तो ये डिबेट चलता रहता है, ठीक है। तो बट कौटिल्य का व्यू क्या था कि भाई अदरवाइज पैसे नहीं दोगे, सैलरी नहीं दोगे, तो व्हाट विल हैपन, दे विल इन्वॉल्व इन द करप्शन एक्टिविटीज, ठीक। तो पे एंड सर्विसेज क्या होगा, बढ़िया होगा उस समय का हिसाब से। तो these are examples, है ना। तो not required that you don't have to remember them. Yeah, I think others can Shruti's mute. mic is on. Yeah, Shruti's mic. yeah, you can mute. से बाहर कर विकी Shruti, your mic is on. Can you हाँ म्यूट कर लो। ओके ओके। देन देखो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में देखो क्या होता है, हम लोग जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा ना उसमें भी यही सब था। पर्सनल में क्या होता है, रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, ट्रेनिंग कैसे हो रहा है, फिर उसका डिवीजन ऑफ वर्क कैसे हो रहा है, प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर कैसे हो रहा है ना। तो उस सारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट, उसका रेगुलेट, कंडक्ट को रेगुलेट कैसे करना है। तो यहाँ भी क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ मॉडर्न वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी की ट्रेंड होना चाहिए, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट में ट्रेंड होना चाहिए, तभी जाके स्टेट एफिशिएंटली, है ना, स्टेट के अफेयर्स को एफिशिएंटली रन कर सकता है। टेलर का जो आइडिया था, टेलर का भी हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि दे शुड बी, दैट शुड बी ट्रेनिंग। फ्यूल भी ट्रेनिंग पे, रिक्रूटमेंट पे फोकस करता है। फिर वेबर का भी ट्रेनिंग पे फोकस है ना। फिर एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, हमने अभी देखा कि एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट, विजिलेंस है, इंटेलिजेंस है, डिस्क्रिप्शन, यानी करप्ट प्रैक्टिसेस का उसने 40, 45, 44, है ना, 40 अलग अलग टाइप के करप्शन के बारे में भी कौटिल्य ने बताया। दैट मीन्स ही वाज अवेयर कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी है करप्ट एक्टिविटीज का, व्हाट आर द एरियाज वेयर करप्शन इज फिजिबल, करप्ट प्रैक्टिसेस ये सब कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नोटिस करप्शन। क्यों, हनी दे दो और, है ना, सपोज ऑल ऑफ यू आर गिवन हनी ऑन योर टंग, है ना, उसके बाद कहेगा, हम लोग एक्सपेक्ट ना करें कि यू विल नॉट टेस्ट इट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। या फिश का पानी पी जाए पता नहीं चलता है, तो वेरी डिफिकल्ट टू नोटिस, है ना, डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है ना। और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट ऑफिसर विल नॉट बी करप्ट। तो ही वाज ऑफ द व्यू दैट दे, देयर इज टू मच पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफिसर बीइंग करप्ट। तो उसमें क्या होगा, उसलिए इंटेलिजेंस पे काफी ध्यान था, है ना, जासूस, है ना, स्पाई। तो इसलिए कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बहुत ही प्रैग्मेटिक भी बोलते हैं, है ना।
ही वाज वेरी रूथलेस और सेंट्रलाइज विजिलेंस, विसिल ब्लोइंग। तो ये सब पे अभी तो करेंट है ना 1/6 जो अगर मान लो कोई करप्शन कर रहा है, इफ यू आर एक्सपोजिंग, तो सूचक होता था, इंफॉर्मेंट होता था, उसको 1/6 अगर मान लो किसी ने 1 लाख का अगर है ना ये 100 रुपए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तो उसका 1/6 अमाउंट जो है करप्ट मनी उसको सूचक को दिया जाएगा। दैट वाज इंसेंटिव गिवन टू द पीपल। अगर कोई करप्शन कर रहा है, इफ यू कम टू नो दैट समबडी इज इन्वॉल्व इन करप्शन and if he's taking some amount of bribe or corrupt then just inform us and we'll take action, and you'll also be rewarded with the 1/6 of the total corrupt money. So this much incentive was given, तो ऑटोमेटिकली है ना पीपल विल बी वेरी कॉशियस, विसिल ब्लोइंग होगा डिपार्टमेंट के अंदर भी। तो अगेन दिस फॉर एग्जांपल करेंट गवर्नमेंट आल्सो सत्येंद्र दुबे ने क्या किया, हाईलाइट किया हाईवे में जो करप्शन चल रहा था। तो देयर आर सम एग्जांपल्स, विसिल ब्लोइंग इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय even in the USA also there is a possibility policy of giving 1/10 of exposed money corruption. Excuse me, Anyone sir. who, yeah please. सर ये जो विसल ब्लोइंग वाला जो एंशिएंट इंडिया में चलता था, हाँ इसका रिकमेंडेशन हम लिख सकते हैं ऐसे yes करप्शन yes फॉर्म्स में, विसल ब्लोइंग yes वाले yes में, yes definitely this is very good example है ना, टू you can see टू हाँ मोटिवेट विसल ब्लोअर्स। yes and it is also USA also practice it ना, जैसे हम लोग 1/6 अमाउंट देता था कोटिलियन टाइम में, अभी USA 1/10 अमाउंट दे रहा है ना। बट यस करेंटली इंडिया में क्या है कि विसिल ब्लोइंग एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट है ना। 2011-12 में काफी बातें हुई, सत्येंद्र दुबे का जब डेथ हुआ, मर्डर हुआ था, उस समय काफी न्यूज में आया, लेकिन अभी भी हम लोग इन्फोर्समेंट में काफी देख रहे हैं कमी है ना। दैट इज लॉट ऑफ इश्यूज। तो गुड गवर्नेंस में भी कोट कर सकते हैं, एथिक्स इन गवर्नेंस में भी कोट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग करप्शन का जो टॉपिक आता है उस पर भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन मेंशन इट। तो इंटेलिजेंस मतलब सर्विलेंस ये सब होना चाहिए, इन्फोर्स करना है डिसिप्लिन को और रेगुलेट करना है एक्टिविटीज को। ही वाज इन फेवर ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, कोडिफिकेशन ऑफ धर्मास, राइटियस कंडक्ट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी डिसिप्लिन को काफी ज्यादा फोकस किया है। गुड गवर्नेंस का फीचर्स में अगर कंपैरिजन आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या क्या फीचर देखें। किंग, हैप्पीनेस ऑफ किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ सिटीजन है ना सब्जेक्ट। तो कंपैशनेट, केयरफुल होना चाहिए, पुअर मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए काम करना है। लॉ ऑफ मत्स्याना नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स पावरफुल शुड नॉट एक्सप्लॉइट द वीकर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कंपैशनेट, वेलफेयर के लिए काम करेगा। ड्यूटीज हमने वर्क क्षमा का कॉन्सेप्ट देखा, रूल ऑफ लॉ देखा, कोडिफिकेशन की बात किया, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एवरीथिंग वाज डिवीजन ऑफ वर्क है, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है ना, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ रिक्रूटमेंट, ये सब साइंटिफिक आधार पे या मॉडर्न जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ये सब पे काफी फोकस था है ना। एफिशिएंसी जो विडो विल्सन बोलता है ना, 3 V's, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और एथिक्स पे भी फोकस है। इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी पे, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होना चाहिए इंटीग्रिटी के आधार पे, जैसे वाक्य शक्ति, धर्मपाद है ना, ये सब हमने देखा। तो कंडक्ट यानी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए दीज आर द की फीचर्स, एंड दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द गुड गवर्नेंस फीचर्स। इसको हम लोग रिलेट करना है। तो हमने 3 प्रिंसिपल ये देखा, रक्षा करना, वेलफेयर करना है ना, प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट, पालना इज स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और योगाक्षमा, 3 कंपोनेंट जो ड्यूटी हमने देखा राजा का, दैट इज द 3 प्रिंसिपल्स। ओके, देन फाइनेंशियल सर वो जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस वाला था उसमें लास्ट पॉइंट और क्या था धर्मा एज ए बेसिस फॉर द कंडक्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड सर? एफिशिएंट, या धर्मा जैसे यस सर। कोडिफिकेशन ऑफ लॉस, धर्म के आधार पे सबका ड्यूटी होता था, एवरीथिंग वाज डिफाइंड। ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिक्स इकोनॉमी की बात करेगा एंड ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक सिस्टम है तो इसमें मतलब गुड इकोनॉमिक सिस्टम की बात करता है। अगर मान लो स्टेट के पास रिसोर्स नहीं है ना, व्हाई देयर किंग यूज्ड टू फाइट जस्ट टू मैक्सिमाइज द रिसोर्स। रिसोर्स किस पे डिपेंड होता था, लैंड पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिस्टम एग्रीकल्चर सिस्टम पे आधारित था। तो मोर एंड मोर लैंड यू हैव, more and more agriculture production will be there, and you will be able to earn more and more revenues. So industry was lacking, so they were dependent on agriculture activities or trade and commerce of the agriculture commodities. So they were looking for more and more land. तो king should be efficient enough, जैसे आप मंडल थ्योरी हम लोग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में जब पढ़ते हैं ना, कौटिल्य का मंडल थ्योरी भी है ना। मंडल थ्योरी मतलब दोस्त का दोस्त है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। नाइवर्स के बारे में बात किया है, दैट इज आल्सो यूज्ड इन द फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या अल्टीमेटली रिसोर्स कैसे मैक्सिमाइज हो, इकोनॉमिक सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा है ना, तब तो वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा। हाउ द स्टेट हैज टू और किंग हैज टू एक्वायर मोर एंड मोर रिसोर्स, तभी तो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तभी लोगों के वेलफेयर के लिए काम होगा। ठीक, ये हम लोग को जरूरी है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट होना बहुत जरूरी है, वेलफेयर होना चाहिए।
इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग ट्रेड कॉमर्स पे काफी ध्यान था, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं। इंडस्ट्री भी था लार्जली यहाँ पे, क्या प्राइवेट था ये सब, एग्रीकल्चर ये सब लोग खुद ही करते थे, एनिमल हस्बेंड्री। और टैक्स अमाउंट देखो 1/6 इंडस्ट्री पे था और 1/10 एग्रीकल्चर पे था। तो अगेन इट वाज नॉट वेरी हाई, वेरी नॉट वेरी एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर। तो ये भी एक कंपैशनेट स्टेट या, है ना, दिखाता है। वही मोस्टली प्राइवेट सेक्टर होता था, वो अपना टैक्स वैक्स देता था, फिलोसफिकल ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव हम लोग देख ही लिए, है ना। तो यहाँ पे अल्टीमेटली लोगों का जो नीड्स है ना फुलफिल होना जरूरी है, लोगों का नीड्स है ना। तो दैट वाज मेन करक्स। सर ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस भी पता होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। तो दीज आर जस्ट, देखो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जब हम इन डेप्थ एक आइडिया लेना जरूरी है कि उसका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कितना अच्छा था। मतलब जैसे ये एक दो अमाउंट ना यू कैन मेंशन इट। जैसे आज का जो जीएसटी पे डिबेट चलता है ना, कि जीएसटी का टैक्स रेट क्या होना चाहिए, है ना। तो इंडस्ट्री पे क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट पे क्या टैक्स होना चाहिए। तो इट शुड नॉट बी टू हाई, अदरवाइज इंडस्ट्री विल गेट डिस्करेज, है ना, आएगा नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे लाइसेंस परमिट कोटा राज या सोशलिस्ट से टू मच सोशलिज्म आता है, तो उसमें क्या होता है, स्टेट बहुत हाई टैक्स अमाउंट करता है, तो उससे डिसइंसेंटिव हो जाता है। ठीक, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हम लोग देखें कि एवरीथिंग शुड बी कोडिफाइड, है ना। क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए लॉ का। धर्म, धर्म क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ लॉ होना चाहिए, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज। पहले क्या होता था, जैसे मान लो मेजर सोर्स बता दिया कि धर्म, है ना, ड्यूटी रिफ्लेक्ट करेगा, सबका ड्यूटी रहेगा। ट्रूथ पे आधार पे होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड ऑन द ट्रूथ होना चाहिए। कस्टम ट्रेडिशन को इंपॉर्टेंस दिया गया है कि दैट सोसाइटी में जो कस्टम ट्रेडिशन है, राजा का काम उसको इन्फोर्स करना, उसका पालन कराना भी जरूरत है। अशोका ने क्या किया, रॉक एडिक्ट्स बना के अपने स्टेट की फिलोसफी मैसेज को, सिटीजन को सिविलाइज या सब्जेक्ट को क्यों सिविलाइज होना जरूरत है, तो कई सारे मैसेजेस प्रोपगेट किया जाता था, है ना। तो दैट वाज आल्सो मींस टू स्प्रेड द philosophical message by the state or the duties of the, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, तो उसको स्प्रेड करा जाता है, लोगों का क्या ड्यूटी है। ठीक है, एलिमिनेट करना है मत्स्य न्याय को, यानी जो पावरफुल डोमिनेट करेगा। जैसे मत्स्य न्याय क्या होता है, एक समुंदर है, उसमें बड़ी बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है, यानी बिग एंड पावरफुल इंडिविजुअल एक्सप्लॉइट द स्मॉलर वीकर सेक्शन, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको एलिमिनेट करना। दैट्स व्हाई किंग शुड बी पावरफुल। अदरवाइज क्या होगा, जो दूसरे पावरफुल ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, वही राजा की बात नहीं मानेगा। तो किंग शुड बी एबल टू इन्फोर्स हिज डिसीजन। दैट्स व्हाई कौटिल्य emphasize on the a strong state, at strong administrative system। ठीक है, पनिशमेंट का भी प्रोविजन था, फाइन्स था, है ना। तो देयर वाज आल्सो हायरार्की ऑफ कोर्ट। जुडिशियल सिस्टम भी देखते हैं काफी स्ट्रांग था, लॉ एंड ऑर्डर पे काफी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दंड नीति फॉलो करता था, है ना। वी रिफर इट एज ए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दंड नीति है आज के कॉन्टेक्स्ट में, अभी तो लॉ चेंज हो रहा है। ठीक, तो जुडिशियल सिस्टम ये सब पे काफी, अल्टीमेटली क्या है कि लॉ, लोगों का जो जस्टिस होना जरूरी है, रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट वाज इन्फ्लुएंस बाय द धर्मशास्त्र। फिर मंडल थ्योरी है ना। तो मंडल थ्योरी फॉरेन रिलेशन में, उसमें क्या होता था, अभी जैसे इंटेलिजेंस एक्टिव नाइबर किंगडम क्या कर रहा है, उसका उससे डिफेंस करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना। तो मंडल थ्योरी हम लोग वही पढ़ते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी में देश विदेश के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, है ना, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स दैट शुड, व्हाट शुड बी फिलोसफी, हु आर आवर फ्रेंड्स, हु आर आवर enemies, how to protect our territory from the attacks from the foreign countries। that was the main। और अपने लोगों को वेलफेयर के लिए रिसोर्स को मैक्सिमाइज कैसे करें, ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स वर सिमिलर, है ना। ही वाज वेरी मच प्रैग्मेटिक, रियलिस्ट भी बोलते हैं, है ना। देयर इज टू स्कूल ऑफ थॉट इन द फॉरेन पॉलिसी, वन इज आइडियलिस्ट स्कूल और सेकंड होता है रियलिस्ट स्कूल। तो हिज विजुअल द कौटिल्यन आइडिया वाज, तो यहाँ पे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, मंडल थ्योरी ऐसे पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं। ये जस्ट यू शुड हैव द, उसमें राजा महाराजा आपस में किंगडम के आसपास कैसे लोगों से लिंक करना है, मित्रा, अरी, है ना। तो वो सब कॉन्टेक्ट होना चाहिए कि जो हमारा मतलब स्टेट के अंदर जो लोग हैं उसके सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कराया जाए, डिफेंस कैसे हो। तो क्या करता था, स्पाई भेजता था, है ना। नाइबरिंग किंगडम जो पावरफुल, कोई भी नाइबर में पावरफुल राजा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ही विल अटैक एंड टेक ओवर द किंगडम। तो दीज आर द स्ट्रेटजीज टू इंश्योर स्टेबिलिटी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखो, किंग क्या होना चाहिए, एस्पिरेशनल होना चाहिए, एम्बिशियस राजा होना चाहिए, नॉट डल आइडियल टाइप का, नहीं बैठे हुए सो रहे मस्ती कर रहे, है ना। प्रोटेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग चार टाइप का कंट्री की बात किया है। एक मतलब जैसे मान लो अरी मतलब क्या होता है, एनिमी, है ना। मित्र अपना फ्रेंड की तरह हो गया। उदासीना मतलब न्यूट्रल स्टेट। तो अब कोई भी अगर किंगडम है, उसके आसपास चार तरह के स्टेट्स पॉसिबल है। एक क्या हो सकता है, ये तो मान लो
है ना, एनिमी हो सकता है, या हमारा जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, या मित्र हो सकता है, मान लो बांग्लादेश हो गया, या फिर है ना श्रीलंका हो गया। फिर न्यूट्रल स्टेट हो जाता है, जैसे मान लो नेपाल है, म्यांमार है, है ना, न्यूट्रल स्टेट हो गया। और मेडिएटर कई बार क्या होता है, जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है, या तो या इंडिया चाइना में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, भूटान न्यूट्रल की तरह है ना, न्यूट्रल हो गया, उदासीन स्टेट हो गया। तो दीज आर वेरियस एग्जांपल्स यू कैन टॉक। करंट गवर्नमेंट जैसे मान लो यूक्रेन क्राइसिस है, तो इंडिया को क्या बोलता है, मेडिएटर बन जाओ, है ना, इंडिया कैन बिकम ए मेडिएटर बिकॉज इट हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ द कंट्रीज। तो उस तरह का मध्यमा मतलब बीच का रास्ता निकाले, बुद्धा बन जाए, है ना, मेडिएटर के रोल प्ले करते। तो दीज आर द टर्म्स, है ना। सी मंडल थ्योरी इज नॉट, यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स, क्योंकि है ना दिस आर एस्पेक्ट व्हिच आर आस्क्ड इन आईआर सेक्शन, है ना, जो पॉलिटी एसआईआर वाले हैं ना उसके लिए ज्यादा होता है। ठीक। तो अलग अलग स्ट्रेटजी हम लोग देखते हैं, राजा क्या, साम दाम दंड भेद, है ना। तो साम मतलब क्या था, कॉन्सिलिएशन का बात करो, है ना। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सिलिएशन करेंगे, मेडिएशन करेंगे। तो सामा मतलब सामा हो गया वो। दंड मतलब पनिश करना, है ना। एफर्ट अगर फेल कर जाए, हम क्या करेंगे, ब्राइब करेंगे या इंसेंटिवाइज करेंगे, गिफ्ट देंगे। ठीक है। साम दाम, हाँ दाम मतलब ये, सॉरी इट्स दाम, है ना। दामा मतलब पैसा देना, गिफ्ट देना, है ना, लालच दे दो। जैसे मान लो कि जो रॉ है, रॉ एजेंसी है, आईबी है, या इंटर एफबीआई है, तो ये लोग क्या करता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ आ जाता है। पहले के फॉर्मल लेवल पे नेगोशिएशन हुआ, मान लो पाकिस्तान से, तो हम लोग साम पहले कॉन्सिलिएट कर रहे हैं, मेडिएट कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का एग्जांपल है ना। फिर दंड कई बार क्या, मैं चाइना क्या करता है, मान लो कि किंग राजा को ही खरीद लिया, ब्राइब कर लिया। मालदीव में क्या हो रहा है, जो प्रो चाइना गवर्नमेंट आ गया उसी को ब्राइब कर दिया। श्रीलंका में वही हुआ, पाकिस्तान में वही हो रहा है। तो दाम दाम खरीद लिया, दाम मतलब, और दंड मतलब पनिश करना। अगर मान लो सेकेंड स्टेज फेल कर रहा है, पैसा देने के बावजूद भी नहीं मान रहा है, तो वहां पे क्या होगा, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दो। जैसे मान लो नेपाल पे सैंक्शन लगा दिया, डिप्लोमेट्स को, कनाडा के डिप्लोमेट्स को हमने भगा दिया, है ना, एक्सपल्ट कर दिया। तो दोज आर द दंड में, है ना, स्ट्रेटजी। भेद मतलब डिवीजन क्रिएट कर दो, है ना। तो क्या होता है कि अब उस सिचुएशन कर दो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए और डिसयूनिटी का फायदा ले लो। ठीक। तो दीज आर द वेरियस स्ट्रेटजी, इवन पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिक्स में भी ये सब काफी ज्यादा यूज होता है। व्हेनेवर यू नो सी पॉलिटिकल पार्टी, दे आर अप्लाइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। साम दाम दंड भेद हम लोग पॉपुलर टर्म भी यूज किया जाता है ना, ये चार स्ट्रेटजी। तो दैट आल्सो शोज द स्टेट वाज वेरी मच, क्लियर, वेरी pragmatic और वेरी हार्श इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर पीपल, है ना। अगल बगल उतना मोरालिटी भी हम लोग कहते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन को। साम दाम दंड भेद, खरीद लो, बांट दो, लड़ाई झगड़ा कर दो, या पनिश कर दो, है ना। तो दैट इज काइंड ऑफ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कौटिल्यन आइडियाज। तो मंडल थ्योरी का जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो आजकल थोड़ा काफी चीजें इवॉल्व हुआ है, रियलिज्म से आइडियलिज्म भी आया है ना। आजकल मल्टीलेटरलिज्म आ रहा है। तो वी कैन नॉट हैव द, वी हैव द परमानेंट नेबर्स, है ना, परमानेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं। देयर इज नॉट नाइदर द परमानेंट फ्रेंड नॉट परमानेंट एनिमीज, ओनली वी हैव द परमानेंट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वही है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, वेलफेयर है, डेवलपमेंट है ना। तो वो दे आर दैट इज आल्सो वेरी मच रिलेटेड। जैसे मान लो नॉन इंटरफेरेंस की बात हम लोग करते हैं ना, पंचशील पॉलिसी चाइना साइन किया, तो नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में। ठीक। तो उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम लोग का परमानेंट स्टेट है। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी क्या होता है, आजकल फ्लेक्सिबल काफी जाते आ रहे हैं। तो हम लोग क्या, जैसे नेहरू के टाइम क्या था, आइडियलिज्म था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में क्या दिखता है, वी विल नॉट अलाइन विद एनी कंट्री, दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ आइडियल फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। आजकल थोड़ा करंट में देख रहे हैं, काफी रियलिज्म आ रहा है ना। वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट फ्रॉम द प्रिवेलिंग ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल सिचुएशन। तो दैट इज द आइडिया। ठीक। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन मैक्स वेबर और कौटिल्य देखते हैं। तो सिमिलैरिटी में क्या होगा, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लीगल रेशनल एलिमेंट वहां भी था, यहाँ भी था। ठीक। यूनिटी ऑफ कमांड, एफिशिएंसी, डिवीजन ऑफ वर्क। तो ऐसी थिंग्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड, है ना। तो बस हमें बस आइडेंटिफाई करना है कौन ऐसे फीचर्स है जो सिमिलर इन नेचर है। डिफरेंसेस क्या है, कि कौटिल्य का एक तो टाइम डिफरेंस होगा, है ना। वहां पे कंसर्न डेमोक्रेसी नहीं था, मोनार्की था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम भी डिफर कर रहा है ना, ऑब्जेक्टिव्स भी डिफर कर रहा है, सिचुएशंस भी अलग है। ठीक। तो वहां पे हम लोग देखना है कि कंसर्न्स क्या था, इकोनॉमी एफिशिएंसी था, और यहाँ पे स्टेट क्राफ्ट यानी फोकस नैरो था। वेबर का जो आइडियोलॉजी था उसमें क्या फोकस बहुत ही नैरो था, स्टेट मतलब ओनली वन ऑफ द कंपोनेंट, यहाँ पे एक्सटेंसिवली डील किया,
अर्थशास्त्र क्या करता है, सारे एस्पेक्ट, स्टेट के सारे एस्पेक्ट पे डील करेगा। वेबर सिर्फ है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे डील किया। वेबर नॉर्मेटिव ज्यादा है, यहाँ पे एम्पेरिकल है ना, प्रूव करो क्वालिटीज है नहीं है। या करप्शन पे भी देखे, काफी एम्पेरिकल बेस्ड ऑन एविडेंस, करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है पता है, आइडिया है, प्रैग्मेटिक है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होगा, अंडर कंट्रोल ऑफ करिस्मेटिक लीडर या ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, मोनार्कियल सिस्टम है, यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी या मोनार्कियल सिस्टम को रिजेक्ट करता है, ये डिफरेंस हो गया। रेशनैलिटी पे फोकस है ना मोनार्कियल सिस्टम में, कि क्या होना चाहिए विद इन मोनार्कियल सिस्टम वो स्टेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ बोलता है रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स। ठीक है। और न्यूट्रलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कि भाई लॉयल होना चाहिए, दे शुड बी लॉयल टू किंग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूट्रलिटी को एम्फेसाइज किया वेबर ने। तो हम लोग क्या देखें, सिमिलर भी है डिफरेंस भी है, और इसके आधार पे हम लोग ये बात करेंगे कि एक तो एंशियंट है एक मॉडर्न है। तो इट विल बी वेरी अनजस्ट टू कंपेयर एवरीथिंग, है ना, कि वही एक्सपेक्ट करना कि एंशियंट टाइम में भी मॉडर्न जैसा आइडिया हो, दैट वाज दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लासिकल स्कूल से भी काफी मिलता जुलता सिस्टम है। तो दिस इज हाउ सो एवरीथिंग सर इम्प्रूव। या प्लीज। सर ये एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव वाला पॉइंट बताना सर एक बार। हाँ, एम्पेरिकल जैसे मान लो करप्शन पे 40 डिफरेंट टाइप ऑफ करप्शन की बात किया ना, लेकिन वेबर क्या बोलता है, आइडियल ब्यूरोक्रेसी की बात करता है, ब्यूरोक्रेसी विल बी न्यूट्रल, ब्यूरोक्रेसी विल बी इम्पार्शियल, इम्पर्सनल, है ना। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन ऑट टू बी, नॉर्मेटिव में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। आर यू एबल टू गेट इट। सर ये कोटिल्ला एम्पेरिकल कैसे था? कौटिल्य एम्पेरिकल, जैसे मान लो 40 अलग अलग टाइप का करप्शन का बात किया ना, तो इट वाज बेस्ड ऑन एविडेंस कि लोग करप्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है ना। फिश कैसे पानी पीता है, या फिर जो हनी पुटिंग हनी ऑन द टंग। तो 2000 बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। अब मान लो रिक्रूटमेंट भी जो हमने क्या देखा, कि उसका ट्रेड्स क्वालिटी पे, उसके कैरेक्टर, उसके बिहेवियर पे आइडेंटिफाई करो, है ना, गिव हिम सम टेस्ट, लेट हिम परफॉर्म। तो इम्पेरिकल मतलब जो भी जो मतलब जिस खुद मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जब अडॉप्ट किया गया, या फॉरेन पॉलिसी मंडल थ्योरी है ना, तो यू रिलेट विथ मंडल थ्योरी, यू रिलेट विथ सप्तांग थ्योरी। तो दे आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस कि हाउ स्टेट आर ऑर्गेनाइज, है ना। वो हवा में बातें, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट तो नहीं था ना, दैट वाज नॉट ए मेंटल कंस्ट्रक्ट, इट वाज रियलिटी। कौटिल्य वाज वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ऑफ दैट टाइम, ओके सर, थैंक है यू ना, सर। एविडेंस। हाँ, सी गुड क्वेश्चन, बट इट शुड बी क्लियर, इट्स गुड दैट यू आस्क, है ना। ठीक है। फिर हम लोग कौटिल्यन और विल्सन को भी कंपेयर करते हैं। ऑब्जेक्टिव देखो, सिमिलैरिटी किसमें होगा, हाउ टू रन ए गवर्नमेंट एफिशिएंटली, मेरिट बेस्ड होना चाहिए। क्लासिकल अप्रोच के कई सारे फीचर देखे, एम्पेरिकल और कंपैरेटिव अप्रोच भी है। और डिफरेंस में क्या देख रहे हैं, स्टेट क्राफ्ट पे फोकस है, यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस है ना। विल्सन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन पे, इसका पूरा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, है ना, पूरा स्टेट क्राफ्ट पे फोकस है, मंडल थ्योरी तक चला गया, है ना। यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन, नो कंसर्न फॉर एस्टेब्लिशिंग डिसिप्लिन, और ये यहाँ पे क्या है, सेपरेट, है ना, अलग, जैसे मान लो का अलग डिसिप्लिन सब्जेक्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, उस समय तो सब्जेक्ट या डिसिप्लिन का तो बात ही नहीं था, है ना। लेकिन विल्सन का कंसर्न ये था कि हाँ, इट पबेट शुड बी टॉट एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, मोनार्कियल सिस्टम, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो मेजर डिफरेंस है, छोटा सा है ये ना, कीवर्ड्स, क्वेश्चन यहीं से आते हैं ना, दीज आर द एस्पेक्ट, वंस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, है ना। लिंकेज, इंटरलिंकेज यहीं से आता है। ठीक। तो हम लोग का कौटिल्य का भी इंटरडिसिप्लिनरी वाला जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी पे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है स्टेट को लेके। रेलेवेंस भी आता है, रेलेवेंस क्या होगा, एप्लीकेशन देख लो, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंस है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पहले क्या था, तो रेलेवेंस हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे मान लो गुड गवर्नेंस है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ है ना, या यूनिटी ऑफ कमांड, लीडरशिप पर जब डिस्कशन होता है ना, या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिबेट हम लोग करते हैं, करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, उस पे भी हर जगह हम लोग कौटिल्य के एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ये सब में यूज कर सकते हैं आइडियाज। फिर आजकल देखो डिफरेंस क्या है कौटिल्य के कॉन्टेक्स्ट में और आज के कॉन्टेक्स्ट में। पहले मोनार्कियल था, अब डेमोक्रेटिक हो गया। अब किंग सब कुछ होता था, नाउ सेपरेशन ऑफ पावर है ना। अब क्या सेपरेशन ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन इज और पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। वहां पे क्या होता था, सोर्स ऑफ पावर क्या होता, किंग ही होता था। यहाँ किंग एंड सब्जेक्ट वाला रिलेशनशिप, यानी सब्जेक्ट को कोई अधिकार नहीं होता है, नो पावर, सिटी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट डोंट हैव एनी पावर। अब यहाँ पे क्या है, मास्टर सर्वेंट वाला बोल दो, या स्टेट या सिटीजन और गवर्नमेंट वाला जो है, स्टेट एंड सिटीजन रिलेशनशिप हो गया। ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग फेडरलिज्म की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करते हैं, जो 3 टायर, जो 74th एंड 75th में किया, लोकल गवर्नेंस की बात।
यूनिटी ऑफ कमांड पे फोकस है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट क्या हो, पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पीपल, तो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होना चाहिए, ना कि यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन पहले हाईली सेंट्रलाइज था, डेस्पोटिक, रूल ऑफ लॉ क्लियरली विजिबल डिफाइन नहीं था, लेकिन आजकल तो क्लियरली दैट इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिस्टम। मेरिट बेस्ड आल्सो, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की कमी थी। नाउ वी हैव यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जो मेरिट बेस्ड एस्टेब्लिश करता है ना। तो बस तो ये ये सब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर लिखा है मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। हम्म ये बेसिकली बोला गया जैसे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, या मान सर ये लो मास्टर वेलफेयर। एंड सर्वेंट रिलेशनशिप तो अरिस्टोटल वाले टाइम पे चलता था, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। ये स्लेव इंडियन अलग हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ से आ गया मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप? हाँ, मतलब ये देखो सर ने लिखा दिया, लेकिन मतलब आइडिया ये है कि जैसे ब्यूरोक्रेसी होता है ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो ब्यूरोक्रेसी, उसका बीच का रिलेशनशिप है। तो ये अल्टीमेटली है ना, जो मास्टर्स, मतलब यहाँ पे मास्टर कहने का मतलब है सिविल पीपल, सिटीजन, ठीक है। तो सिटीजन आर मास्टर, किंग, एंड सर्वेंट्स हु आर द सर्वेंट, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। आर यू ओके। एबल टू, हाँ, मास्टर यहाँ ओके पे, सर। है ना, ऑल ऑफ यू आर द किंग एंड यू वांट टू बिकम सर्वेंट। ठीक है। तो वही डिफरेंसेस है, लेकिन कई सारे सिमिलैरिटी हम लोग रोल और ड्यूटी ये सब भी देखे। आजकल भी क्या होता है, कई सारे स्टेटमेंट यूज किया जाता है ना। स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं, जैसे कई जगह ड्रॉट आ गया, कोविड आ गया, तो स्टेट क्या है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, क्राइसिस को टैकल कर रहा है, वेलफेयर के लिए, है ना, सोशलिज्म का जितना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी इनिशिएटिव लिया जाता है, गुड गवर्नेंस में भी सेवोत्तम है, इंटेलिजेंस है, विसल ब्लोइंग है, एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन पे फोकस है। रूल ऑफ लॉ पे हम लोग इंश्योर कराना चाहते हैं, देयर शुड बी इक्वालिटी होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि लॉ ऑफ मत्स्याना नहीं होना चाहिए, है ना। उसके एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में भी लिंकेज है, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स है, विजिलेंस है, इंटेलिजेंस है, 40 अलग अलग टाइप का करप्शन उस समय भी बता दिया गया। सप्तांग प्रिंसिपल तो अभी भी वैलिड है। ऑर्गेनाइजेशन यूनियन गवर्नमेंट जब आपने पढ़ा, सेक्रेटरीट सिस्टम है, डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्रीज है, था सप्तांग थ्योरी होगा। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, रिसोर्स नहीं है तो हम लोग डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे, सिक्योरिटी इंश्योर भी नहीं होगा, ना ही हम लोगों को वेलफेयर के लिए काम कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स, यू नो, वी नीड द मॉडर्न लिबरल सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। हम लोग है, उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कोटिलियन जो आइडियाज है ना, दैट आर स्टिल वी आर वेरी मच यूजफुल इन द करंट कॉन्टेक्स्ट आल्सो, बिकॉज यू नो फिलोसफिकल गाइड की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कोटिलियन एडमिनिस्ट्रेशन का एज कम्पेयर टू अदर कॉन्टेम्पररी, चाहे अरिस्टोटल का पॉलिटिक्स हो या, तो हम लोग कौटिल्य को भले कंपेयर करते हैं, लेकिन इट इज मच ब्रॉडर देन अदर। फिर हम और भी जो डेवलपमेंट हुआ ना पवेड में, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मोरल फाउंडेशन, ये सब धर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, या आइडियलिज्म, फिलोसफी ऑफ स्टेट डिबेट करते हैं ना, उसमें भी कौटिलियन आइडियाज को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नो यू आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ कौटिल्य, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस आते हैं उससे। ठीक, एनीथिंग, और विल टेक 2 minutes ब्रेक। चलो, है ना, लेट अस टेक 2 minutes ब्रेक। सर। यस यस यस। सर हम पीवाईक्यू देख सकते हैं इसके, इस चैप्टर के अभी? अभी पीवाई को देखता हूँ, पीडीएफ अगर खुला होगा तो। हाँ है, चलो को देख लेंगे। अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके सर।
या एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, तो हैव यू सीन द क्वेश्चंस? कोई इसमें कंफ्यूजन आ रहा है? जस्ट आई पुट इट ऑन द स्क्रीन सो दैट यू नो अदर्स यू कैन लुक एट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन देख, सिंपल मतलब क्वेश्चंस आ रहा है समझ में? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है? And everyone should just scan through the questions, any question if you wish to have any discussion, we can discuss briefly. या बाकी क्वेश्चंस है ना सेम है, मतलब आइडिया वही, फिलोसफी क्लियर होना चाहिए। कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन जब भी हम बात करेंगे ना, उसका फिलोसफी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन है ना, और मॉडर्न सिस्टम से कैसे कंपैरिजन करते हैं, तो क्वेश्चन उसी से अराउंड है। ठीक है, बस अलग अलग एस्पेक्ट को टच किया गया है कौटिल्यन का। जैसे मान लो पहला में क्या, वेलफेयर, प्रोस्पेरिटी, ये सब पे फोकस है ना। सिग्निफिकेंस मतलब गवर्निंग पे कैसे है, अकाउंटेबिलिटी पे और जस्टिस पे कैसे फोकस है इन कंटेम्पररी इंडिया। तो उसके कौटिल्यन आइडियाज को जो हमने रेलेवेंस सेक्शन दिया ना, उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नाइदर पुलिस स्टेट नॉर ए मेरिले टैक्स कलेक्टिंग स्टेट। तो अभी क्या होता है, जैसे मान लो कि जो डेस्पोट होता है, डिक्टेटर होता है, या जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर था, वो क्या था, देवर पुलिस स्टेट, देवर ओनली टैक्स गैदरिंग स्टेट। लो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो फिलोसफी है ना, थ्योरी आया, क्यों आया, क्योंकि ना कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू कंट्रोल द पीपल एंड मैक्सिमाइज द रेवेन्यू फ्रॉम द इंडिया एंड टेक इट बैक टू द इंग्लैंड। तो बट इट वाज नॉट सो इन द कौटिल्यन अर्थशास्त्र। ठीक, वहां पे योगाक्षेमा पालना, ये सब जो हम लोग देखे। ठीक, उसके बाद फिर इन कॉन्टेम्पररी टाइम देख रहे हैं, मोर रेलिवेंट मोर इन द फील्ड ऑफ आईआर, वही मंडल थ्योरी हो गया। तो इसको हम लोग एनालाइज करना है, दैट मींस इट इज नॉट ओनली इन द आईआर ओनली, बट है ना इकोनॉमिक्स में भी जैसे करप्शन को लेके है, या क्वालिटीज पे फोकस है, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। तो वी हैव टू हैव द बैलेंस व्यू ऑल्सो, है ना। Ethics in public service has been central concern. Why it has been central concern? How it has been central concern? Was it really so? है ना, क्रिटिकल एग्जामिन करना है, तो मतलब कुछ पॉजिटिव्स दिखाने हैं एंड देन कुछ क्रिटिसाइज भी करना है। ठीक, तो इट वाज नॉट द मेन कंसर्न। मेन कंसर्न तीन ड्यूटी हमने देखा ना, सिक्योरिटी है, या प्रोटेक्शन है, या फिर योगाक्षमा है। इट वाज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट, नॉट द मेन सेंट्रल कंसर्न। ये थोड़ा था कि लोगों का एथिक्स, वेलफेयर, मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, एथिक्स पे ही नहीं फोकस था। ठीक है, वो आपको दिखाना है। फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज सेड टू बी कैरेक्टराइज बाय थ्री फीचर्स। वेबेरियन स्ट्रक्चर है ना, हायरार्किकल, सेंट्रलाइज। कोटिलियन प्रैक्टिस जो साम दाम दंड भेद हो गया, मंडल थ्योरी, सप्तांग थ्योरी, है ना, या जो हम लोग का फिलोसफी है वेलफेयर वाला। गांधीयन रेटोरिक जो आइडियलिज्म है ना, कि ऐसा होना चाहिए। तो डीपीएसपी सब में जो मेंशन है, या कई सारे फिलोसफी, तो इसी का मिश्रण है, इसको एग्जामिन करना है। इसके अलावा हम लोग ये तीनों मेंशन करने के अलावा यू कैन आल्सो ब्रिंग आउट सम अदर पर्सपेक्टिव, जैसे मॉडर्न कंटेम्पररी डेवलपमेंट, है ना, उसको भी लिंक कर सकते हैं। अर्थशास्त्र पॉलिटिकल रियलिज्म पे बुक है, एलोबरेट करना है व्हाई इट इज बुक ऑन पॉलिटिकल रियलिज्म। सर, हाँ हाँ प्लीज। सर मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट में क्या कैसे रिलेट करेंगे सर? जैसे न्यू न्यू जैसे पोस्ट एनपीएम मॉडल्स है ना, न्यू पब्लिक गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस। तो ये तो पूरा आजकल डिसेंट्रलाइज है ना, पूरी तरह सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो दे आर बिट डिफरेंट ना। वेबर या कोटिलिया, इस सब में तो कहीं ना कहीं लोगों को इतना ज्यादा फोकस तो है नहीं, सेंट्रलाइज पीपल सेंट्रिक। तो सर उस पे वो तो इसमें गांधीयन रेटोरिक में ही ना आ जाएगा सर, हाँ, ये वो तो विलेज गांधी जी को रिपब्लिक्स वाला। ग्राम सभा, ऐसा नहीं, ग्राम सभा को पावरफुल करने का है ना और वो जैसे मान लो कि आज का जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, स्टेट शुड नॉट एग्जिस्ट, गांधी तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है ना। तो डीपीएसपी में जो कंटेंट है ना, वो तो मेंशन करेंगे। उसके अलावा इफ यू वांट, है ना, एग्जामिन द स्टेटमेंट, इसको एग्जामिन करके कि बियॉन्ड दैट आल्सो देयर आर सम गुड गवर्नेंस फीचर्स, है ना, एडिशनल, जैसे स्पेशली मतलब पूरा आजकल क्या कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, को गवर्नेंस, है ना, न्यू पब्लिक गवर्नेंस, इंटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये सब में तो है ना, मतलब जैसे कौटिलियन टाइम में भी था क्या, या तो प्राइवेट कर रहा है या स्टेट कर रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज ए न्यू कॉन्सेप्ट, है ना, दैट वाज नॉट प्रिविलेंट एट दैट टाइम। तो वो सब मोड डाल सकते हैं। न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा यूज है, नोबडी टॉक, है ना, आई इंफॉर्मेशन कंपनी, डिजिटल गवर्नेंस, ये सब जो है, तो वो तो नया डेवलपमेंट है ना। यस सर। हाँ, उसको डाल सकते हैं। इट इज अप टू यू, इफ इट इज लॉन्गर क्वेश्चन ना, देन यू हैव द स्कोप, थोड़ा बहुत और एलोबरेट कर सकते हैं लास्ट के एक दो पैराग्राफ में, जस्ट टू लिंक इट टू द करेंट कॉन्टेक्स्ट कि हाँ बियॉन्ड दैट वी हैव मूव। ठीक है, ओके सर, पॉलिटिकल भी, थैंक यू। हाँ पॉलिटिकल रियलिज्म हो गया,
कि रूल ऑफ किंग डिपेंड्स प्राइमरली ऑन रिटन ऑर्डर्स, वो जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉस की बात हमने किया है ना, वाई क्यों क्योंकि मिसयूज हो सकता है ना, तो उसलिए जरूरत है, तो वो सारा फीचर्स आपको डालना है, ऑब्जेक्टिव ड्यूटी क्या था किंग का वो सब लिखना है। कमेंट ऑन द व्यू डिस्पाइट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैक्सिमम ऑफ कौटिल्य नियर सिमिलर विद द फीचर्स, तो वही है सिमिलैरिटी और डिफरेंस, बस वही लिखना है। तो क्वेश्चंस के ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अदरवाइज इट विल बिकम, यू डोंट हैव टू बिकम स्पेशलिस्ट। एक जनरल आइडिया होना चाहिए, कंपैरेटिव आ गया कौटिल्य वेवर का, सिमिलरिटी डिफरेंस लिख दो, और थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट दे देना है कि उसको इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है और कौटिल्य किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है ना। और कौटिल्य वाज नॉट ए फॉरमोस्ट पॉलिटिकल थिंकर, है ना, बट वाज एडवोकेट मॉरल, तो मतलब बट ही वाज एडवोकेट ऑफ प्रीचर ऑफ द मॉरल वैल्यूज, तो मॉरल कंपोनेंट जितना है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो कौटिल्य बात करता है, यू हैव टू जस्ट ब्रिंग आउट दोज व्यूज, एथिक्स वाला पार्ट है या फिलोसफी वाला पार्ट है ना, वो हो गया। एंड इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट, ये तो पूरा एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन वाला डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया। तो ओल्डेस्ट कंप्लीट टेक्स्ट है, क्यों कॉम्प्रिहेंसिव है एज कम्पेयर टू, अब इसमें देखो इज इंडियाज ओल्डेस्ट कंप्लीट टेक्स्ट, है ना, इट वाज ब्रॉडर, सारे स्टेट क्राफ्ट के सारे एस्पेक्ट को डील करता है, इवन इफ यू कंपेयर विद द मैकियावेली और, है ना, प्रिंस एरिस्टोटल वाला बुक, तो उससे भी हम देखते हैं इट इज मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इसलिए हम लोग ना कंप्लीट टेक्स्ट भी बोलते हैं, हर एस्पेक्ट को डील किया इंक्लूडिंग फॉरेन पॉलिसी। Machinery of the government design in doesn't exactly resemble modern day polity, but it contains some principles. तो what are those principles which are visible, है ना, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आज जो हम लोग देखते हैं साइंटिफिक ट्रेनिंग को, है ना, या डिवीजन ऑफ वर्क, ये सब क्या साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही कंपोनेंट, जो क्लासिकल फेज करेक्टरिस्टिक होता है ना क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो दैट इज द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो फेज हम लोग, है ना, ऑर्थोडॉक्स पीरियड जो बोलते हैं प्रिंसिपल एरा को, उसके कंपोनेंट को कैसे लिंक करना है कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन, वहां हो गया। कौटिल्य सिग्निफिकेंट रेलेवेंस है, रेलेवेंस तो ही लास्ट में हम लोग यही देखें। तो प्रिंसिपल इन डू नॉट कमांड मच ऑफ अटेंशन मिशनरी, तो देखो ये 90 इतना मतलब नहीं है ना इतना पुराना जाने का, उसमें तो डिटेल में आंसर लिखने होते थे। ठीक, तो क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्वेश्चन है ना ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है, बस कीवर्ड्स पे कमांड होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिकली यूज किया गया ना उसको भी अगर कर ले तो काफी हो जाएगा। शॉर्ट नोट होना जरूरी है, जो एवर यू आर रीडिंग है मेंस के पहले रिवीजन, वंस यू स्टार्ट राइटिंग टेस्ट यू शुड हैव द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो मुगल से ऐसे क्वेश्चन आता है, लेकिन मतलब मुगल वाला क्वेश्चन ना ज्यादा टेक्निकल नहीं होता है, जो मेन था कौटिल्य सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी मॉडर्न सर हिस्ट्री पढ़ते, मुगल पे भी अगर क्वेश्चन है तो फिर आप दिखा सकते हैं क्या पीवाईक्यू? हाँ हाँ वो अभी देखेंगे एक बार, चलो देख लेते हैं। देखो मुगल का ना क्वेश्चन देखो 2022 16, तो पिछले 10 साल में ना मतलब 3-4 क्वेश्चन आया है। ठीक, और क्वेश्चन देखो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे, इनकॉर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड एक्स्ट्रा इंडियन एलिमेंट्स, तो कोर फीचर्स क्या है मुगल का, और कहाँ उसका सोर्स क्या है, इंडियन है या एक्स्ट्रा बाहर से आया, इंडो पर्सन सिस्टम था, है ना, परसो अरबिक सिस्टम भी बोलते हैं। A significant legacy of Mughal rule in India is well organized revenue administration at the state and district level, है ना, यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया है, मिलिट्री बाय नेचर एंड ए फॉर्म ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म, तो वही मोनार्कियल जितने भी सिस्टम है तो उसका वही फीचर होता था। सम फीचर डू एग्जिस्ट इन द करंट सिस्टम, फिर होता है मिलिट्री बाय, रिपीट किया, देखो क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है ना, एज इट इज इट हैज बीन रिपीटेड, तो ज्यादा स्कोप नहीं पूछने का ना, तो एज इट इज क्वेश्चन आर रिपीटेड। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे है ना इवॉल्व किया मुगल और ब्रिटिश का, तो वो हम करंट कॉन्टेक्स्ट से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो मतलब ज्यादा कुछ मुगल वाला जनरल क्वेश्चंस ही है, ज्यादा स्पेसिफिक ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है एज कम्पेयर टू, देखो कौटिल्य वाला ज्यादा है, एज मुगल वाले थोड़े कम है, लिमिटेड है। तो इससे हम लोग वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक नेचर देखेंगे, मेजर फीचर्स क्या क्या है ना, पुलिस और मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, रेवेन्यू क्या है, वीकनेस और रेलेवेंस क्या है, बस। तो मुगल क्या सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेम लाइक है ना, तो ही वाज नोन सेड ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, हेगल वाला फिलोसफी जैसे है। ठीक, यहाँ भी वही होगा, किंग एम्पायर होगा, एम्पायर को सूबा में डिवाइड किया, सरकार में तो ये टर्म क्या है ना मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं ना तो यू आल्सो कम अक्रॉस, तो इफ यू राइट दिस टर्म्स ना, इफ यू मेक द डायग्राम एंड, तो इट एक्ट्स एज ए वैल्यू एडिशन इन द आंसर्स। ठीक, उसका जनरल नेचर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, वहां भी डिवीजन ऑफ वर्क है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, मनसबदारी सिस्टम होता है रिक्रूटमेंट या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरह, तो रैंक क्लासिफिकेशन अडॉप्ट किया होता है, दो होता है ना, एक पोजीशन क्लासिफिकेशन और एक रैंक क्लासिफिकेशन, तो दे वर बेस्ड ऑन रैंक,
जैसे आजकल इंडिया में भी रैंक क्लासिफिकेशन है, तो मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था, पुलिस एंड पुलिस और सिविल प्लस मिलिट्री बोथ, है ना, मतलब नॉर्मल टाइम में क्या होगा, सेम इंडिविजुअल एक्टिंग लाइक ए सिविलियन ऑफिसर, लेकिन अगर वार हो गया तो दैट सेम इंडिविजुअल विल गो फॉर वार। ठीक है, तो मनसबदारी वो हो गया। उसमें रैंक अलग अलग रैंक बांट रखा है, नंबर ऑफ हॉर्समैन यू विल हैव और नंबर ऑफ ऑफिसर्स यू कैरी। तो मनसब तो डिपेंड करता था, रैंक पे डिपेंड करता था। ठीक, मेरिट एफिशिएंसी पे भी फोकस था, तो उसी के आधार पे रैंक ऑफिसर्स को दिया जाता था, क्योंकि एफिशिएंसी तो उस पर डिपेंड करेगा ना। लीगल फ्रेमवर्क यानी लॉ को इन्फोर्स करने के लिए इस्लामिक रूल को इन्फोर्स करते, जैसे सरिया लॉ। हायरार्की होता था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, अलग अलग टॉप पोजीशन है, तो हायरार्कियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म, उसके रैंक क्लासिफिकेशन, मेरिट एफिशिएंसी पे फोकस है। पे सर्विस कंडीशन के क्या होगा, है ना, कैश में होता था, लेकिन बाद में देखे हम लोग काइंड में भी जमीन देना शुरू कर दिया बाद में। दैट हैज बिकम आल्सो प्रॉब्लमेटिक फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एम्पायर। कई सारे, है ना, छोटे छोटे किंगडम्स निकलना शुरू हो गया। ठीक, हेरिडेटरी बना दिया, जमीन देना शुरू कर दिया, तो मेन सेंट्रलाइज नहीं, सेंट्रल रूलर वीकेंड होने लगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगा। ठीक, सरिया इस्लामिक रूल्स के आधार पे होता था। अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, तो डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल जैसे मान लो एक दो एग्जाम्पल कोट कर दिए, दीवान का है, मीर समन का है, मीर बख्शी है, सदर है। तो ऐसा नहीं कि आपको सारे याद करने हैं, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, कुछ कुछ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, दीवान देखेगा, फाइनेंशियल मैटर को देखेगा। फिर मीर समन है, उसका क्या पेमेंट करना है, सैलरी देना है, तो आजकल जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। फिर फैक्ट्रीज है, कारखाना है, ये सबको मीर बख्शी देखता था, या कॉमर्स मिनिस्टर, या, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जैसे है। सदर हो गया, जुडिशियल ऑफिसर हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क दिख रहा है। तो दैट इज आल्सो बेसिस ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसको वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्लासिकल थिंकर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें हायरार्की भी जुडिशरी पे स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है, तो जुडिशरी का थोड़ा ध्यान रखना है कि उसका हायरार्की, जब मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं कि उसका जुडिशियल सिस्टम क्या था, है ना, परगना लेवल पे या ग्राम लेवल पे, या, है ना, प्रोविंशियल लेवल पे क्या सिस्टम था, तो उसको अपन को सेंट्रलाइज, है ना, सिस्टम कैसे था वो, और उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी। मनसबदारी सिस्टम में हम लोग क्या देखें, मनसब यानी रैंक होता था, पार्टिकुलर रैंक असाइन कर दिया। तो उसमें क्या होता था, क्लासिकल अप्रोच, उसमें डिवीजन ऑफ वर्क होगा, हायरार्कियल होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। ठीक, तो उसको रैंक दिया जाता था। एबिलिटी ऑफ कंट्रोल यानी जितने नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ठीक, तो उसमें हाईएस्ट होगा, लोएस्ट होगा, इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव द आइडिया, है ना, कि टॉप डाउन हायरार्की और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच था। रैंक पे आधार पे लोगों को पोस्ट दिया जाता था, पे प्रिविलेज ये सब रैंक के आधार पे होता था। तो रैंक सिस्टम था वो। क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, मिक्स टाइप होता था, क्यों मिलिट्री एक्टिविटी भी कर रहा है और उसमें ट्रेनिंग की कमी हो जाएगा। सेम आईएएस, मान लो आईएएस ऑफिसर, टुडे यू आर परफॉर्मिंग डेवलपमेंटल फंक्शन, टुमारो इफ देयर इज वार विद चाइना, देन ऑल द आईएएस ऑफिसर विल बी आस्क्ड टू ज्वाइन, वार। तो विल इट बी एन एफिशिएंट सिस्टम, है ना, वो तो प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि सिविलियन नॉर्मल टाइम में क्या होगा, तो दे विल नॉट हैविंग द, दे आर नॉट हैविंग द नो ट्रेनिंग, वार रेडी होगा नहीं, तो दैट वाज प्रॉब्लमेटिक। ठीक, तो उसमें मेरिट सिस्टम तो था, लेकिन इवेल्युएशन प्रॉपर नहीं होता था, करप्ट प्रैक्टिसेस होता था, रिवोल्ट होता था कई जगह। देन पे वाला भी देखो, प्रमोटेड करप्शन, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। काइंड में जब जमीन देने लगे तो क्या होगा, हर कोई जमीन मैक्सिमाइज करना चाहेगा, एसेट मैक्सिमाइज करना चाहेगा, तो इससे क्या, करप्शन और प्रोफेशनलिज्म, हर चीज फेक होता था। जैसे मान लो कोई मनसब है, तो अपने तीन, है ना, नकली दो चार आपस में सेटिंग कर लिया, हॉर्सेस दिखा दिया, ऑफिसर दिखा दिया, सेम ऑफिसर को दो जगह दिखा दिया, तो कई सारे प्रॉब्लम थी उसमें। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम था, एलियनेटेड लोगों से एलियनेटेड होगा। तो सेंट्रलाइज सिस्टम तो हमेशा लोगों से क्या होता है, दूर होता है, दीज आर द वीकनेसेस। ठीक, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहां पे जो मन, अल्टीमेटली क्या होगा, पुलिस एडमिन, क्योंकि वो भी तो फॉरेन रूल था ना, मुगल मुगल में भी देवर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, है ना, फॉरेन, बाहर से आया, तो देवर, है ना, देवर आल्सो वांटेड, दे वांटेड टू हैव द कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द पीपल। तो उसके लिए क्या होगा, एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम बढ़िया होगा। तो एम्पायर को कंट्रोल करना है, तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किसके अंदर है, फौजदार के अंदर है। तो जैसे आजकल डीएम होता है ना, डीएम के कंपैरिजन में हम लोग फौजदार से कंपेयर कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कोतवाल के अंदर होता था, सिटी का। ठीक, तो सरकार, थाना और चौकी, तो जैसे गांव में होता है चौकीदार होता है, थानेदार होता है, और सरकार होता है, सरकार फौजदार। सिटी के अंदर हो गया कोतवाल। तो देवर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस को
आज के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग क्या देखते हैं, कई सारी चीजों को एज इट इज फॉलो किया गया। तो वहां पे क्या था, बेस्ड ऑन डुअल कंट्रोल, है ना, लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज बेस्ट। एक होता है जनरल लॉ, लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा होता है जो तुम्हारा कोतवाल स्पेशल लीगल फंक्शन है। तो आजकल डीएम क्या करता था, डीएम भी तो सिविलियन कंट्रोल, और है ना। तो हम लोग पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जब है ना चैप्टर देखते हैं, उसमें देखते हैं ना दो तरह का सिस्टम होता है, डुअल कंट्रोल होता है, एक सिविलियन है। डीएम भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी पुलिस फंक्शंस के लिए पुलिस ऑफिसर्स की हायरार्की बना रखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड बाय वही है सिविल क्रिमिनल लॉ, और अल्टीमेटली इस्लामिक रूल को, जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कराता था। जो कमिट करेगा, ऑफेंस करेगा, उसको पनिश किया जाएगा, है ना। क्वाजी हेड करता था परगना लेवल पे, और पनिशमेंट इट वाज बेस्ड ऑन दोज यू नो दोज इस्लामिक रूल्स ओनली। ठीक, अमिल गुलजार है, तो वही है रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा परगना लेवल पे। तो लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आर टेकन हैज टेकन प्लेस इन द पर्सियन लैंग्वेज ओनली। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पुराने डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स होते हैं ना, जमीन जायदाद का, तो उसमें कई सारे टर्म्स आप स्टिल यू कैन गेट दोज टर्म्स। हम कई स्टेट में स्टिल दिस टर्म्स आर यूज। परगना लेवल है, गुलजार है। वीकनेसेस में वही देखते हैं, नॉट स्ट्रांगली इन्फोर्स। क्यों? क्योंकि ब्राइब करप्शन, वहां से देखो करप्शन का जन्म, मतलब कहीं ना कहीं मुगल टाइम से ही देख रहे हैं करप्शन और एफिशिएंसी, ये सब पे इसको बढ़ना शुरू हो गया था। एसेट में देना, सैलरी के बदले क्या दे रहा है, कैश के बदले क्या दे रहा है, जमीन दे दिया, एसेट दे दिया। तो ब्राइब करप्शन, नेपोटिज्म और ये सब हो गया। क्वाजी वाज मोस्ट करप्ट ऑफिसर, क्योंकि उसके पास पावर था। तो वारेन हेस्टिंग का स्टेटमेंट भी है। तो हम क्रिटिसाइज जब करते हैं ना मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इसको कोट कर सकते हैं हम लोग। पीपुल आर हाईली डिससेटिस्फाइड विद लॉ एंड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि क्राइम व्राइम तो होता रहा है ना, थेफ्ट भी हो रहा है, और प्लस में क्या होगा, इट वाज अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव, अर्बन एरिया पे ज्यादा फोकस था। क्यों? क्योंकि मुगल जो आए थे तो दे वर नॉट टू मच इक्वेंटेड इनटू द रूरल एरियाज, है ना। वो इतना, एक तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, उतना ऑफिसर्स नहीं हो सकते थे हर गांव को कंट्रोल करे। तो दे वर मोर अर्बन बेस्ड, है ना। तो लोगों का डिसकंटेनमेंट होगा, लोगों का अपना सेल्फ, है ना, कई सारे प्रॉब्लम्स होती थी। तो स्टिल दे वर नॉट एबल टू गेट द जस्टिस। ठीक, एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं पुअर था। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ भी नहीं था। यहाँ पे क्या होता था, किंग वाज सुप्रीम। ठीक। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग, एग्रीकल्चर ही तो मेन सोर्स है, लैंड एंड एग्रीकल्चर, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, छोटा मोटा किंगडम लड़ते झगड़ते रहेंगे। ठीक। तो अलग अलग, है ना, हायरार्की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन ऑफिसर है उसका नाम आप याद कर सकते हो ना, सरकार लेवल, परगना लेवल और विलेज लेवल, हु आर द ऑफिसर्स हु आर इन्वॉल्व इन, है ना, कलेक्टिंग द रेवेन्यूज। ठीक। परगना लेवल पे 4 फंक्शनर हो गए, तो दीज आर यू कैन मेंशन देम। जैसे करंट देखो, एक तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। ठीक है। तो ये मेन, अभी इसका रेप्लिकेशन हम लोग करंट कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं। काफी चीजें अभी भी रिपीट है, अभी भी करंट प्रैक्टिस में अवेलेबल है, इट इज विजुअल। ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड्स में तो है ना, मतलब प्रोडक्टिविटी का, जैसे ग्रेडेशन सिस्टम होता था, मतलब जो लैंड का जितना प्रोडक्टिविटी है ना, उसमें लैंड का टैक्स कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन, सम काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर प्रोडक्शन। तो उसके आधार पे तो इट वाज काइंड ऑफ फेयर सिस्टम, नॉट अनलाइक द ब्रिटिशर्स वेयर, है ना। ब्रिटिशर्स से कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा बेटर था, नॉट टू मच एक्सप्लॉइटेटिव। लैंड कंसो वीकनेस में क्या होगा, रेवेन्यू में एक्सप्लॉइटेटिव नेचर तो होगा ही, है ना। एक्सप्लॉइटेशन होगा, मनसबदार और जमींदार, टैक्स बर्डन ज्यादा हो रहा है किसानों पे। रेलेवेंस क्या है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग क्या देख रहे हैं, कैरेक्टर सेंट्रलाइज है, एब्सोल्यूट सिस्टम, किंग, किंग के पास क्या है, एब्सोल्यूट पावर, टू मच सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इट वाज मोर सेंट्रलाइज देन द कोटिलियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। ये आजकल जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, तो उस पर हम लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिलेट कर सकते हैं। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, रैंक क्लासिफिकेशन है, डुअल कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में, कमिश्नरेट सिस्टम या सिटी पुलिसिंग का सिस्टम जैसे कोतवाल होता था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो, ये इतने कंपोनेंट क्या है मुगल वाले कंपोनेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है। इस पे क्वेश्चंस अगर आता है तो जस्ट मेंशन सम ऑफ द की टर्म्स, है ना, ऑफिसर्स के नाम हो गए, या सिस्टम ऑफ रेवेन्यू क्या था, एडमिन लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, मनसबदारी सिस्टम क्या था, है ना, और अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट ये सब कैसे हो रहा है, सेंट्रलाइज की फीचर्स क्या है मुगल के। तो दैट आइडिया यू शुड बी एबल टू यूज। ठीक है। ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, and if you have good command over modern Indian history, you will be writing very good answers.
तो इसलिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब भी पढ़े ना, प्लीज ट्राई टू लिंक कनेक्ट विद द सिलेबस ऑफ पबेड आल्सो, क्योंकि मेनी थिंग्स आर सेम। यू कैन इनरिच द मॉडर्न, है ना, ब्रिटिश ये वाला टॉपिक है, उसको है ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी इनरिच कर सकते हैं। पीवाईक्यू देख लेते हैं थोड़ा, जो इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, 17 तक के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है रेड टेपिज्म मेजर ऑब्स्टेकल टू गुड गवर्नेंस, यही है ना? हाँ ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या दे, ये तो रेड टेपिज्म तो कॉमन है, पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है। तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ, जैसे ये वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है ना, उसकी कमी के बारे में, तो वही मेजर ऑब्स्टेकल कैसे गुड गवर्नेंस का, तो वो हमारा लेगेसी में ही आता है। ये ब्रिटिश सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया ना, तो दैट इज स्टिल बीइंग कंटिन्यूड। इसलिए हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, गुड गवर्नेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सब का कॉन्सेप्ट, रेड टेप के बदले रेड कारपेट की बात करते हैं। यू हैव टू कनेक्ट, ठीक। उसके बाद पब्लिक सर्विस इन इंडिया आर एन इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश राज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवोल्यूशन में सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश के टाइम कैसे इंटरनाइजेशन किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट नेक्स्ट डोर इज द गवर्नमेंट दैट मैटर्स मोस्ट फॉर द पीपल, यानी स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी, या लोगों से जो डायरेक्ट इंटरफेस करता है। डिस्कस द स्टेटमेंट विद रिफरेंस लोकल गवर्नमेंट, यानी लोकल गवर्नमेंट का स्टेटस की बात करता है, ठीक। क्लाइमेट चेंज इशू में, तो क्वेश्चन तो काफी जनरल टाइप के हैं। डी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स का जो आइडिया था, रिजोल्यूशन था, फादर ऑफ, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक। इंटरनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस स्लो बट स्टडी प्रोसेस, तो ब्रिटिश के टाइम से भी हम लोग जो देखें वहां से इंटरनाइजेशन शुरू हो गया, है ना। परसेंटेज ऑफ इंडियन कैसे बढ़ते गया, अलग अलग कमिटी का रिकमेंडेशन क्या था, और आज के कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार उसका सिलेबस, उसके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, है ना, उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, एवरीथिंग इज बीइंग इंडियनाइज। फिर रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार ये फाउंडेशन कैसे, है ना, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन कैसे ले किया, ठीक है। चार्टर एक्ट कैसे मार्क करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो दीज आर द क्वेश्चंस। तो ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर रीडिंग इट आल्सो। तो उसका वही नेचर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इवोल्यूशन क्या है ना, फीचर्स, हम लोग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था या नहीं था, टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज देयर, ठीक। वो हम लोग देखेंगे। पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं था, सिविल सर्विसेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना। फिर वो किस प्रकार उसमें रिक्रूटमेंट कैसे होता था, अलग अलग एग्जाम्स, ट्रेनिंग सिस्टम क्या था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया था, है ना, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फिर लोकल गवर्नमेंट के लिए किस प्रकार, है ना, ब्रिटिश का आइडिया क्या था कि जो लोगों से डायरेक्टली डील करे, लोकल गवर्नमेंट है। अब लोगों का ग्रीवेंस है, लेट द पीपल गेट एंग्री विद द लोकल गवर्नमेंट, है ना। उसको लगे सारा गलत काम लोकल गवर्नमेंट ही कर रहा है, पैसा नहीं है, काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है सिर्फ, है ना। तो लेट द एंगर ऑफ द पीपल गेट टुवार्ड डायरेक्टेड टुवार्ड्स द लोकल गवर्नमेंट, इसलिए उसको अधिक पावर देने का बात किया। सिटी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि सिटी बेस्ड था, ब्रिटिशर्स जहां भी रहते थे क्या, वो अपना फोर्टिफिकेशन करता था वहां पे, है ना, मार्केट एस्टेब्लिश करता था, फैसिलिटी लाता था, तो ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन भी होगा उस समय, ठीक। तो ब्रिटिश लेगेसी का आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है क्या नहीं, वो उसको देखेंगे। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ भी देखो सेंट्रलाइज होगा, लेकिन ये मॉडर्न रेशनैलिटी के आधार पे है। तो यहाँ जितने भी है मोस्टली क्या होगा, वेबरियन ब्यूरोक्रेटिक फीचर्स थे ना, उसके आधार पे धीरे धीरे, यानी वेबर ने जब प्रिंसिपल दिया ना आइडियल ब्यूरोक्रेसी, उससे पहले कहीं के वेबर के प्रिंसिपल्स को हम लोग, जैसे 80-50 में मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी सिस्टम आ गया अपने देश में, है ना। तो वेबर टॉक इन 1920s और 1980s, है ना, 1920s में बात किया, लेकिन उससे पहले हम लोग मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। विल्सन जब बात किया उससे पहले ही बात हो गई इंडिया में। तो मेनी ऑफ द आइडियाज वेर इन द प्रोग्रेस ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मौर्यन और मुगल के, अनलाइक मुगल एंड मौर्यन, व्हाट वी सी, वी आर सीइंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेशनल कैरेक्टरिस्टिक, वेस्टर्न लिबरल आइडियाज को इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही था ना, इंडिया के ऊपर कैसे अपने कंट्रोल को बढ़ाया जाए, कंसोलिडेट कैसे किया जाए, है ना, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए, लोगों के ऊपर रूल कैसे किया जाए। तो क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा, लीगल फ्रेमवर्क लॉ बना बना के एक्सप्लॉइटेशन करता था, मिसयूज करता था, है ना। तो लेस रेशनल सिस्टम, क्योंकि वेस्ट में क्या था, यूके के अंदर रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, डाइसी का डिबेट हम लोग जब देखते हैं, मेरिट बेस्ड सिस्टम, है ना, सिलेक्शन है, और ये सब धीरे धीरे मेरिट की ओर वो लोग प्रमोट करने लगा, मेरिट बेस्ड होना चाहिए। रेशनल लीगल ब्यूरोक्रेसी की बात करता है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काफी फोकस था, क्यों, क्योंकि दे वर द फ्रंट, फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, वो वहीं पे पूरा कंट्रोल दिखता भी था, ठीक।
और धीरे धीरे हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडियनाइजेशन और लोकल गवर्नमेंट में है ना लोगों का डायरेक्ट पावर देना। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में 8053 का एक्ट से हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोगों का रिप्रेजेंटेशन देना। आईएनसी का जो फॉर्मेशन होता है, डिमांड तो ये रहता है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, है ना। दे ऑलवेज लुक फॉर इंक्रीजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल सिस्टम, है ना। तो इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो आया था जुडिशियल सिस्टम को लेके था, ठीक। तो वही हम लोग यहाँ पे जो इम्पेरियलिस्ट एजेंडा होगा, है ना, अल्टीमेटली तो वही है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो दैट वाज दैट वाज बिट ऑब्जेक्टिव्स वर डिफरेंट। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कहाँ से, ये सर ने बहुत बढ़िया डायग्राम बना रखा है। यू कैन वंस यू टॉक ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इस प्रकार ये सेंट्रलाइजेशन के पीक तक गया, फिर जाके डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। तो देयर इज ए फेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इट बिगेन विद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। धीरे धीरे क्या देख रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन हुआ। फिर आफ्टर 1853 देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन। बाय 1935 वी सी देयर इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इस तरह का बात हुआ। तो दिस डायग्राम रिफ्लेक्ट द वे हाउ इट वाज इवॉल्व। तो फेज वन में हम लोग देखेंगे सेंट्रलाइजेशन, दूसरे फेज में डिसेंट्रलाइजेशन। फेज वन में क्या देख रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, फियर था, है ना, लैक ऑफ इनसिक्योरिटी था। इनसिक्योरिटी होने से क्या होगा, एवरीथिंग वाज बीइंग कंट्रोल्ड, एवरीथिंग वाज सेंट्रलाइज्ड, सो दैट देयर इज नो नो स्कोप ऑफ फ्रेगमेंटेशन और डी कंट्रोल। इसलिए क्या होगा, पहला फेज में सेंट्रलाइजेशन होगा, है ना। तो इस फेज में हम लोग क्या देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हाईली सेंट्रलाइज था। तो इवोल्यूशन सिविल सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसी फेज में इवॉल्व होता है। 1857 का रिवॉल्ट में हम लोग क्या देखें कि भाई इंडियंस को अगर कंट्रोल करना है तो आपको इंडियंस को भी एसोसिएट करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू रन द गवर्नमेंट। यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाता है कि लोगों को इन्वॉल्व करो, नहीं तो लोग क्या होगा, गुस्से में आएगा, रिवोल्ट करता रहेगा, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में अपन क्या, इलेक्शन, धीरे धीरे इलेक्शन लाया, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया। लॉ मेकिंग में काउंसिल एक्ट के थ्रू, है ना, धीरे धीरे काउंसिल एक्ट में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया। सिविल सर्विसेज में क्या होगा कि नंबर ऑफ इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज भी बढ़ाने की बात हुई, एज कम का एज बढ़ाने की बात हुई, है ना, एग्जाम इंडिया में भी कंडक्ट हो उसकी बात हो गई, ट्रेनिंग इंडिया में होना चाहिए उसकी बात हो गई। दैट इज दोज आर द कंपोनेंट ऑफ, है ना, इंडियनाइजेशन। मतलब क्या होगा, रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, है ना, या ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो ऑल एवरीथिंग ऑफ, है ना, इंडियनाइजेशन होना चाहिए। फिर लोकल सेल्फ रिपन का जो है ना, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर पॉपुलर गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट हम लोग 99, है ना, ये तो अभी बाद में आया, लेकिन उस समय भी पॉपुलर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट स्टेट लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे देखे हमने। पॉपुलर गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल की बात हो गया, जो 1919 का जो एक्ट था, है ना। वहां पे डायरकी एस्टेब्लिश, जो डायरकी लाना, तो वहां पे कुछ पावर जो है स्टेट को ट्रांसफर कर दिया गया। तो पहला फेज हम लोग देखे सेंट्रलाइजेशन, दूसरे फेज में डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो वही है ना, इंपेरियल रूल है, कॉलोनियल एजेंडा होगा। डिस्पाइट डेमोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, है ना, इट वाज नॉट की empowerment of people but the having the freeing the britishers from the less important work, है ना, लोगों के साथ डील करना, ये सब लोगों के ऊपर छोड़ दो, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये सब डील करेगा, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से पहला स्टेपिंग स्टोन था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेंट्रलाइज किया जाए, है ना, और उससे 1935 के एक्ट तक आते हैं। अब फीचर्स है ना, इवन इन द हिस्ट्री यू रीड द मेजर कैरेक्टरिस्टिक, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर, है ना, अब तो उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, सबऑर्डिनेट कर दिया। फिर, है ना, गवर्नर जनरल काउंसिल लॉर्ड ये था। फिर हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कलेक्टरेट सिस्टम, यहाँ पे सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन आता है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट बेसिस दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी हाउ दे इट विल एक्ट एज ए पॉलिटिकल, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक। तो उसका सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश इसी एक्ट के आधार पे होता है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ डुअल कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कॉमर्शियल फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखेगा, ठीक। तो हम लोग वही देख रहे हैं कि, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे क्या करेगा, पूरी तरह एक, है ना, कॉमर्शियल एंटिटी एक्टिविटी हटा के सीधा पॉलिटिकल सिस्टम पे ले आएगा। 1833 के जब हम एक्ट देखते हैं ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो उसमें क्या होगा, कॉमर्शियल फंक्शन खत्म कर देता है, मोनोपोली खत्म कर देता है। तो फिर कॉर्नवालिस का जो मेन सिग्न वही 73 का एक्ट का क्या फीचर्स है, सेंट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है। फिर 1853 में क्यों हम लोग मेरिट सिस्टम, है ना, 1854 में देखते हैं मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का फाउंडेशन कहीं ना कहीं 1853 का जो एक्ट था ना, उससे निकल के आता है। फिर
और 8058 जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद हम लोग 8058 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं। तो कई सारे फीचर्स आएंगे उसमें, है ना। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स यू शुड ट्राई टू रिकॉल और रिमेम्बर। एक दो कीवर्ड्स आपको हर एक्ट पे पता होना चाहिए, ठीक है, जो रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो 8050 एक्ट में क्या किया कि रिवोल्ट हो गया, तो अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हटा के डायरेक्टली ब्रिटिशर्स क्राउन रूल एस्टेब्लिश कर दिया। अब वायसराय यहाँ पे आके रूल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ क्वीन, ब्रिटिश क्वीन। तो यानी कि यहाँ पे पावर डायरेक्टली सब्ज्यूम कर लिया। फिर होगा ब्रिटिश अफेयर रिप्रेजेंटेड थ्रू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा जस्ट लाइक फॉरेन मिनिस्टर, है ना। उसके डुअल गवर्नेंस स्ट्रक्चर एबोलिश कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हटा दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाला अब कॉन्सेप्ट सीधा क्वीन के हाथ में पावर आ गया। एक्ट का सिग्निफिकेंस है, तो इंडियन अफेयर्स में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखेगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबल होगा कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। वायसराय को रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी वायसराय विल बी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी यूके के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना। और उसके अंदर वायसराय, वायसराय यहाँ इंडिया के अंदर रूल कर रहा है, ठीक। तो मतलब अल्टीमेटली वही है, दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वहां पे डिबेट डिस्कशन इंडियन अफेयर्स पे होगा, है ना। तो कई लोग एक्सपोज भी किया, दादा भाई नौरोजी जैसे, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सब वहां भी पार्लियामेंट का पार्ट होके एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम को एक्सपोज किया। तो तो लॉट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन वाज टेकिंग प्लेस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो धीरे धीरे उसी के आधार पे, और प्लस में इंडिया के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, डिमांड चल रहा था, तो उसके आधार पे कई सारे चेंजेस किए गए। तो जैसे 1919 का एक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट पहली बार यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, स्टेट लेवल पे, है ना, पॉपुलर गवर्नमेंट हो। डायरकी का सिस्टम आया कि पावर जो है सब्जेक्ट्स हो, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, उस तरह वहां पे पावर भी ट्रांसफर किया गया स्टेट लेजिस्लेचर को, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल के अंदर आ गया वहाँ का सिस्टम, ठीक। उसके बाद सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया, कमीशंस भी बनाए गए इसी एक्ट 1919 के एक्ट के आधार पे। देन वी आल्सो सी हाउ थिंग्स विल बी रिव्यूड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू होता है। तो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है 1990, क्योंकि फर्स्ट टाइम लिबरल डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। इलेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, हेल्ड किया गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन किया फॉर द फर्स्ट टाइम। फेडरल पॉलिटी का कंपोनेंट बाइकैमरल लेजिस्लेचर आ गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो हम लोग देखें डायरकी के थ्रू, ठीक। उसके बाद हम लोग, यानी यहाँ पे क्या है कि जो एक्ट का सिग्निफिकेंस है ना, डिफरेंट डिफरेंट 1919 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है, तो उसके की फीचर्स और सिग्निफिकेंस पे ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चंस अगर डायरेक्टली नहीं भी पूछ रहा है तो स्टिल यू हैव टू यूज देम। तो डिबेट डिक्लेयर में, है ना, डिलिब्रेशन, ये सब पार्लियामेंट के अंदर यहाँ भी होने लगा, ठीक। तो 1935 का जो एक्ट है, हम लोग तो इसको डिटेल में पॉलिटी पढ़ते हैं, है ना। तो जस्ट सेम आइडिया है ना, अब डायरेक्ट इस प्रोविंस पे हटा के सेंट्रल लेवल पे ले आया, ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिए, ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया, और सेंट्रल सिविल सर्विसेज कमीशन भी बनाया गया उसी के आधार पे। तो सिग्निफिकेंस में वही है कि ये जितने भी एक्ट आए ना, अल्टीमेटली इंडियनाइजेशन भी हो रहा है, और हम लोग सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन या फेडरल पॉलिटी की ओर जा रहे हैं, ठीक। तो वो जो पहला इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर फेज 1 हमने देखा सेंट्रलाइजेशन, फेज 2 डिसेंट्रलाइजेशन। तो जैसे मान लो फाउंडेशन किसने, है ना, वारेन हेस्टिंग ने लेड ऑन किया। फिर कॉर्नवालिस को हम लोग फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोलते हैं, हाउ ही कंसोलिडेटेड द फाउंडेशन। फिर हम लोग देखते हैं कि 1833 में थोड़ा मेरिट अडॉप्ट करने की कोशिश किया, लेकिन इट वाज फाइनली इन द 1853 द मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। फेज 2 में देखेंगे कि इंडियंस को एसोसिएट करो, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में रियलाइजेशन अनटिल यू एसोसिएट इंडियंस विल नॉट बी एबल टू गवर्न इन इंडिया। फिर मैकेलो कमेटी मेरिट की बात करेगा, एग्जाम यहाँ भी होना चाहिए। फिर अलग अलग सिविल सर्विसेज एक्ट आएगा, है ना। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की बात हो रही है, कमिटी अलग अलग रिकमेंडेशन देगा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ाया जाए, एज के बारे में, सिलेबस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में। तो देख यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है ना, वेवेरियन पैटर्न ऑफ लीगल रेशनल सिस्टम है, मेरिट बेस्ड है। तो ये तो कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग के आधार पे हम लोग देखे कि यहाँ पे मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कैसे लाने का वो लोग कोशिश किया, बट देयर ऑब्जेक्टिव्स वर डिफरेंट, दे वर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेगुलेटरी स्टेट, ठीक। तो उसमें कोऑर्डिनेटेड नॉन कोऑर्डिनेटेड में कन्वर्ट कर दिया। कोऑर्डिनेटेड मतलब जो हायर ऑफिसर्स है मोस्टली क्या यूरोपियंस होंगे, इंडियंस वर नॉट अलाउड। फिर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ 89 71 में 91 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि धीरे 70 71 और 70 80, है ना, 81 और 91 इसमें, जैसे बंगाल कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज खोला गया। तो उसमें क्या होगा कि कोडिफिकेशन जो इंडियन सिस्टम था ना, उसके सिस्टम कल्चर, इसको कैसे कोडिफाई किया जाए, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन पुलिस एक्ट,
ये सब उसी समय 80 60 70s में ही हम लोग देखते हैं। ठीक, पावर एग्जीक्यूटिव पावर को जुडिशियल पावर से सेपरेट करने का भी काम किया, कोड यहाँ उसी समय इनिशिएट हो गया था। तो आजकल तो डीपीएसपी में भी मेंशन्ड है और करंट का फोकस भी है, जुडिशियल पावर और एग्जीक्यूटिव पावर सेपरेट होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट का ऑफिस का क्रिएशन भी यहाँ पे हुआ। तो दीज आर लेगेसी ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन दैट स्टिल वी सी इन द करंट टाइम, है ना। इंटीग्रिटी पे काफी ज्यादा फोकस था। तो कॉर्नवालिस he one of the important contributor of establishing a better administrative system। फेज 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, मेरिट सिस्टम आ जाएगा, कब आएगा, 1854 में आएगा। इंडियनाइजेशन पे काफी ज्यादा फोकस है सेकेंड फेज में, मेरिट पे, इंडियनाइजेशन पे। ठीक, मैकाले कमेटी आएगा, मेरिट बेस्ड सिस्टम लेके आएगा कि भाई इंट्रोडक्शन। फिर सिविल सर्विसेज एक्ट कब हुआ, 1861 में पास होता है। ठीक, धीरे धीरे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ये सब भी मिलना चाहिए लोगों को। और अलग अलग कुछ कमिटी है ना, जैसे यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल द कमिटी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कमिटी है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, है ना। तो जैसे एटकिंसन कमेटी है, तो उसका कुछ रिकमेंडेशन, कोऑर्डिनेटेड नॉन कोऑर्डिनेटेड क्या करो, एबोलिश कर दो। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, नए क्लासिफिकेशन की बात करता है, क्लास 1 2 3 और 4 का था, उसको इंपेरियल और प्रोविंशियल में कन्वर्ट कर दो। ठीक, ये क्लास 1 एक ग्रेड में, जैसे आजकल ग्रेड सिस्टम है, उसमें क्लास में बांट दिया था। उसके बाद साइमल्टेनियस होल्डिंग, यानी दे वर अगेंस्ट द इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी टू मच यहाँ पे इंडिया में एग्जाम नहीं होना चाहिए, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दैट एग्जाम, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और एक साल पहले कांग्रेस का गठन हुआ, धीरे धीरे डिमांड आएगा, फिर बाद में इसको एक्सेप्ट करेंगे। इस लिंकन कमिटी क्या बोलता है कि 25% पोजीशन किसके लिए होना चाहिए, इंडियंस के लिए होना चाहिए। दैट मीन्स ही वाज इन फेवर ऑफ इंक्रीमेंटल इंडियनाइजेशन। ठीक, लेकिन ही वाज आल्सो नॉट अगेंस्ट नॉट इन फेवर ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस एग्जाम। यहाँ अगर एग्जाम होता है तो अधिक से अधिक इंडियन पार्टिसिपेट करेगा, देयर विल बी मोर एस्पिरेशन, मोर डिमांड फॉर द इंडियन रिप्रेजेंटेशन। 1990 एक्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया में एग्जाम हो जाएगा, इलाहाबाद में होगा 1922 में। तो अब जैसे ली कमीशन आया 90, इसने बोला कि साइमल्टेनियसली कराओ, क्योंकि उस समय तक तो आंदोलन बहुत पीक पे आ गया, फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो गया, इंडियन को एसोसिएट करने लगे, है ना, वो कुछ रेशियो आ गया। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन था ना, इवोल्यूशन ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, तो दीज आर द ट्रेंड्स यू हैव टू मेंशन। एक कमिटी, एक दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कब इंडियनाइजेशन शुरू हुआ, है ना, कैसे कैसे इंडियनाइजेशन शुरू होता है। फिर सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, है ना, उसका हो गया। और एक मतलब एजेंसी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना था, है ना, उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। देन हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या देख रहे हैं। पॉजिटिव में ये देखो, ये फीचर्स अभी भी कंटिन्यू, मेरिट बेस्ड, इम्पार्शियल, न्यूट्रल, रेशनल, ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंट, है ना, इलीट ओरिएंटेड है। क्रिटिसिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं ना, माय बाप एटीट्यूड, रूलिंग क्लास माइंडसेट, एक्सप्लॉइटेटिव, सबसर्विएंट एटीट्यूड, कॉलोनियल एटीट्यूड, यही कॉलोनियल एटीट्यूड है ना। whenever we talk in the political culture also, what is colonial attitude, these are the ruling mindset, my बाप culture, exploitative, elite orientation, bureaucrats are status quoist, है ना। तो रेड टिपिज्म वाला क्वेश्चन था ना, अगेन यू कैन रिलेट डायरेक्टली हियर, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। कॉलोनियल आउटलुक है, एलियनेटेड है, लोगों से डिस्कनेक्टेड है, तो इकोलॉजिकल फैक्टर है ना। वेवेरियन फीचर्स तो लाए, लेकिन कॉलोनियल यहाँ पे इकोलॉजिकल फैक्टर ने इन्फ्लुएंस कर दिया। ठीक, तो हम लोग वही ब्रिटिश को लेगेसी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टील फ्रेम की तरह, उसको उस समय ब्रिटिश के टाइम था, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट, सैलरी वैलरी बहुत ही अच्छा मिलता था। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव इंपेरियलिज्म को एस्टेब्लिश करना, एम्पायर को कंसोलिडेट करना, ठीक है, स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यही तो मेन ऑब्जेक्टिव था। लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, लोगों के डिसकंटेनमेंट को थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा बहुत है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंटल एक्टिविटी करके, ताकि प्रोटेस्ट या रिवोल्यूशन ना हो। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, नर्चर हो रहा है, कमांड कंट्रोल, मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब पे फोकस था। तो निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया, दैट इज आल्सो इम्पैक्टिंग द करंट गवर्नमेंट, या अभी तक चलता रहा है, कॉलोनियल आउटलुक है, एलियनेशन है। ठीक, और उसके कई सारे जो एक्ट हमने देखा, उसमें जो फीचर्स थे, उस फीचर्स को कैसे रिफ्लेक्ट करता है इंडियन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। तो दैट यू हैव टू राइट। ब्रिटिश लेगेसी है तो किसके टर्म में होगा, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटलुक के टर्म में, लीगल फ्रेमवर्क, आईपीसी, सीआरपीसी, अब तो चेंज हुआ, लेकिन पुलिस एक्ट है ना, अभी भी वही पुराना चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी पुराना सिस्टम पे आधार है। लोकल गवर्नमेंट भी काफी हद तक रिपन से अभी भी इंस्पायर, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है, उसका कहीं ना कहीं दे ऑल हैव रूट इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज बेस्ड ऑन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसलिए हम लोग बोलते हैं। और भी क्या है कि जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल पॉलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब क्या है, न्यू रिफॉर्म्स है, न्यू डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो हम लोग आजादी के बाद लिए।
उसके बाद हम लोग हार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन सेंट्रलाइज। तो दैट इज आल्सो दैट इज प्रॉब्लम दैट हैज बीन हाईलाइटेड बाय ईआरसी टू आल्सो, कि सिस्टमेटिक रिफॉर्म या सिस्टमिक रिफॉर्म की जरूरत है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या होता है? जो काम जिस लेवल पे हो सकता है, मान लो हायरार्की है तो मान लो नीचे लेवल पे जो काम होता है अननेसेसरी क्यों उसको ऊपर ले जा रहे हैं? तो द वर्क व्हिच कैन बी डन एट दैट लेवल शुड बी डन एट दैट इंस्टेड ऑफ जस्ट पासिंग इट टू द हायर लेवल। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी में डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे करना है? तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी करना है। डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करना है हायरार्की में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। तो मोर एंड मोर पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज, डी कंट्रोल होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। लीगल सिस्टम है अलग अलग, इबेटस लेगेसी हाउ इट इज बीइंग स्टिल कंटिन्यूड। ठीक है, तो मेन सर, हमने क्या, हाँ हाँ प्लीज। सर ये जो चार्ट बनाया हुआ है, ये फ्लो चार्ट सा, इसमें ये नीचे क्या लिखा हुआ है? सेंट्रलाइज प्लस 75 इज इक्वल टू सेंट्रलाइज्ड। ये तो किस कॉन्टेक्स्ट में ना लिखा गया है देखना पड़ेगा ना, बिकॉज इन मेन नोट्स सर यूज टू टेल है ना, बोर्ड पे बहुत सारे सर चीज लिखाते हैं। या व्हाट कैन एनीवन डेसिपर? सर ये 75 years of independence। अच्छा, हाँ हाँ, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। स्टिल वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन, लेगेसी, कॉलोनियल आउटलुक, एलियनेशन। तो ये टर्म्स के साथ ना वंस यू आर फेमिलियर, इट शुड बी जैसे अभी क्रिटिसिज्म जब भी करते हैं ना, तो दिस इज वन क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज रिलेटेड टू कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। माय बाप कल्चर है, ये जो हमने देखा ना, इलिटिस्ट ओरिएंटेशन है, स्टेटस कोइस्ट है, कमांड एंड कंट्रोल है, कॉलोनियल आउटलुक है, एलियनेटेड है। तो एथिक्स में भी यूज करना है, जीएस 4 में भी यूज करना है, पेपर 2 में भी यूज करना है जीएस के, और अपना ऑप्शनल में तो यूज करना ही करना है। ठीक है, तो इसका जब भी आप ऐसे भी लिख रहे हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई आता है तो इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जितना भी हम लोग देख रहे हैं ना, चाहे यूपीएससी से लेकर, है ना, एग्जाम को रिक्रूटमेंट एजेंसी है यूपीएससी है, उसका भी कहीं ना कहीं बेसिस कहाँ है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से आता है। फिर उसके बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जितना भी है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी हम लोग क्या देख रहे हैं, टैक्सेशन सिस्टम, ये सब फिर कहीं ना कहीं दे आर हैविंग द बेस इन दैट। फिर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल इंडिया सर्विस वाला आइडिया भी स्टील फ्रेम वो ब्रिटिश के टाइम से ही चल रहा है, पूरा देश को कंट्रोल कैसे करना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पैरासेटल बॉडीज, अलग अलग डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया, दैट इज आल्सो वेरी मच रिलेटेड टू द ब्रिटिश लेगेसी। लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ब्रिटिश का तो काम ही था कंट्रोल करना। मिलिट्री सिस्टम भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस है। उस समय जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो कहीं सारे सिस्टम अभी भी फॉलो हो रहा है, ट्रेनिंग में भी अभी भी कई सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। तो ठीक है, तो हार्ट ऑफ मतलब कहीं ना कहीं जब हम कंपैरेटिव देखते हैं ना, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज्यादा है। तो अब जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पर है तो कीप इन योर माइंड दैट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो ब्रिटिश वाला पार्ट, दैट यू आर गोइंग टू यूज देम इन द पवेड आल्सो। क्या होता है ना, जब हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं तो ब्रिटिश वाले पार्ट को ना इग्नोर करने का कोशिश करते हैं। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पॉलिटी सेक्शन। कई बार पॉलिटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1833 के एक्ट में क्या था, 1919 के एक्ट में क्या था। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू आर गेटिंग इन द प्रीलिम्स आल्सो, जीएस आल्सो, पॉलिटी आल्सो एंड पवेड आल्सो। ठीक है, तो ब्रिटिश वाला पार्ट तो अच्छे से करना है। ठीक, और कौटिल्य वाला, मौर्यन वाला तो देख लिया। या एनीथिंग एनीथिंग टू आस्क? या कैन एनीवन वांट टू रिकॉल कुछ वोकेबलरी वापस बोलना है? कैन एनीवन रीस्टेट, कैन यू रिकॉल? चलो देखते हैं कितने लोगों को क्या क्या याद है। कौटिल्य के बारे में कौन बताएगा? या एनीवन? यस, एनीवन कैन वॉलंटियर। कोई दिक्कत नहीं, गलत हो सही हो कोई दिक्कत, एटलीस्ट दो चार टर्म भी अगर इफ यू आर एबल टू रिकॉल दैट्स गुड। या प्लीज टेल। सर, कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक डेस्पोटिक सिस्टम देखने को मिलता है। यूनिटी ऑफ कमांड है, वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल है, किंग का रोल है। ये हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स का देखने को मिलता है। देन ही आल्सो हैज गिवन सप्तांग प्रिंसिपल्स, सौम्य मत, दुर्ग कोश, जनपद मित्र, दंड सेना। वेरी Principles of public administration also can be seen in his theory, like unity of command, division of work, hierarchy,
centralization, control, merit-based administration, rule of law, accountability and control, ethics in administration. Then he also talks about personal administration, where he also talks about merit-based recruitment, which is relevant in today's times. The specialized practice of recruitment can be seen. Pay and service conditions, also to reduce corruption. Also, he introduced espionage system. Also, he tried to establish code of conduct and code of ethics in administration. He emphasized on quality of personnel and administration. He emphasized on rational principles and training. He gave different types of recruitment, also Prajna, Vakya Shakti, and Arthopadna Pad, and Dharmapad. Also, sir, ethics in administration, according to Kautilya, can be done through code of conduct, vigilance, and whistleblowing, where he also emphasized on intelligence and description about practices of corruption. And he also has given 40 types of corruption practices. And he calls whistleblowers as Suchak, who are called the informants. Also, good governance. Good governance under Kautilyan administration is about compassion and dutiful king, and where there is a welfare state and rule of law and efficient administration, and there is ethics in administration and integrity and accountability, and dharma is the basis for conduct in its administration. And फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट में मिक्स्ड इकोनॉमी को एडवोकेट करने को देखने को मिला है. And there is also codification of law to bring efficiency in administration. There is dharma, evidence, custom, rock edicts, which are the sources for codification. He also tries to eliminate matsya nyaya, big fish eating small fishes. Hierarchy of courts can also be seen. There are different types of courts also. And he has also given Mandal theory. Also, or comparison with other thinkers. In Mandal theory, also he talks about 4 strategies of conducting foreign relations: Sam, Dam, Dand, Ved. Also, there we can see the relevance that there are no permanent enemies, no permanent friends, only permanent interests. Also, here in this paper we can compare with Kautilya and Max Weber, where we see Kautilya is empirical and normative, and Weber is only normative. Very good. Kautilya's administration is broad and based. He talks about statecraft, and Weber's administration is only based on bureaucratic, ideal bureaucracy, ideal type. We can also compare Kautilyan administration with Indian administration, where we see democracy and people as the source of all Power. Power, source of power, and master and servant relationship in Indian administration. And Kautilyan administration, there is king and subject relationship, and king is the source of power, and there is monarchical despotism. Or Kautilya and Wilson also you can briefly talk. Okay, sir. Chalo, very good. See, only thing is multiple times once you read, you have the command over the terms. Questions are very straightforward, direct है, बस हमें ना use करना है. Yeah, can anyone volunteer for Mughal administration? Yeah, anyone would like to briefly talk anything, whatever you have discussed. We have discussed about Mughal. 1-2 मिनट में summarize करना चाहे कोई? Yeah, anyone? Or you can just skim through the PDF only. Just tell me the keywords. Anyone? I want, things should be, please go ahead. Sir, Mughal administration is divided into different levels, and we see there is centralization and also decentralization in this Mughal administration.
There are different division of work also. Like at the Pargana level, there are 4 functionaries: Amil, Amin, Patdar, and Konangos, and there is division within the empire, Suba, Sarkar, Pargana, and Gram levels. Also relevance, there is a practice of Mansabdari system based on rank classification, which is similar to bureaucracy. Also, Mughal administration, there are 4 departments which are also think tank to the king. Like those are Diwan, Mir Bakshi, Mir Saman, and Sadr. And there is relevance of Mughal administration. Like there is centralized administration which is relevant in today's times, and rank classification. And there is also dual administrative structure at district level, and commissionary system or policing. Correct. Good. These are the only, and you have to break down only into the personal administration, revenue administration, financial administration, or judicial administration, law and order administration. And in every sub-component, you mention 2-3 points. That will be, that will give more comprehensive view of the Mughal administration. So always try to connect with the different parts of the syllabus. कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, है ना, या सिविल सर्विसेज का पैटर्न क्या था, रेवेन्यू में क्या था, पुलिस में क्या था, जुडिशियल में क्या था, तो ऑटोमेटिकली यू जनरेट लॉट ऑफ पॉइंट्स, है ना. ठीक है, तो यू कैन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड. ठीक है, तो ब्रिटिश के बारे में, या जस्ट इन यू कैन स्कैन और एनीवन कैन जस्ट कीवर्ड्स. या एनीवन एल्स वुड लाइक टू वॉलंटियर? I think all of you have the PDFs. Yeah, anyone like to volunteer, or you can go ahead. Okay, you can, Niyati or Dangi, are you there? I'm not good with British administration. Okay. Actually. Anyone else can volunteer. But I can only tell the PYQ, which is a major focus of the UPSC is upon Indianization of civil services, negatives and positives of British legacy of administration, and reforms which can be brought. There is the recommendation by the second DRC, that is principle of subsidiarity. We come to see from 1773 there is increase in colonization and centralization. By the end of 1853 we see there is slowly there is decentralization. There is also for Indianization of civil services we come to see different commissions like Atkinson Commission, Islington Commission, and Lee Commissions in 1923. That's also. Yeah, it's, see, only this diagram, if you have the mental picture of this diagram, no? And then just you have to remember 1 or 2 keywords and related to various act or policy that was passed, or the various committee and commission that has been set up during this phase 1 or phase 2. So there are 2 contrasting phase. Phase 1 is centralization वाला part, और second phase में हम लोग decentralization, या तो एक जनरल नेरेटिव या फेज में हम लोग जैसे है ना आंसर को स्ट्रक्चर जब भी करते हैं तो डिवाइड इनटू 2 phases. एंड देन इवोल्यूशन में भी हम लोग दिखा सकते हैं इंडियनाइजेशन भी कैसे हुआ, तो यू कैन कम अप विद द जर्नी, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में मेंशन कर सकते हैं फेज में. या एनीवन एल्स है नो कीवर्ड्स बोलना है किसी को, जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ्स, लेट अस गो थ्रू द पीडीएफ्स. कैन एनीवन वॉलंटियर? बस 2 मिनट में कंक्लूड कर देंगे, जस्ट टू हैव द समरी ऑफ द पॉइंट्स दैट यू हैव डिस्कस्ड. एनीवन? Yeah, Arun or Navdeep, would you like to volunteer? Navdeep, Arun? Sir, I don't have the PDF. अच्छा, PDF. Just I will make you a scheme. Just have mentioned the keywords. British administration का, जो whatever you are able to recollect. Okay, you don't have the PDF. Arun, do you have the PDF? No, sir, because I use another phone on for अच्छा, WhatsApp. okay. That is not चलो. will be right.
चलो ठीक है या नवदीप इफ यू है ना जस्ट स्कैन आई विल जस्ट स्कीम है ना जस्ट टेल मी द की फीचर्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ऑब्जर्वेशन है ब्रिटिश का सर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कॉलोनियल लीगेसी थी सर, मतलब इंपीरियलिस्ट एजेंडा को प्रमोट कर रहे थे सर ये। करेक्ट वेरी करेक्ट जो भी रिफॉर्म करते थे उसी के थ्रू करते थे। मेन फीचर्स क्या क्या थे सर ये सेंट्रलाइज था, हम्म मेरिट बेस्ड भी वो बाद में हुआ था सर 1853 के करीब करीब। करेक्ट वेरी करेक्ट लीगल रेशनल ब्यूरोक्रेसी थी और सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोकल गवर्नेंस है ना 2 फेज में हम लोग देख लिए हाँ सर And ये then- 2 फेज में सर हाँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होके सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था सर, ये 1853 तक जाएगा। हाँ उसके बाद फिर वो 1857 वाला रिवोल्ट हो गया। वेरी फिर करेक्ट उसके बाद धीरे धीरे लोगों बाद को इंटरनेट करेक्ट उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन का फेज शुरू हो जाएगा सर, जो कि फाइनली 1935 तक जाएगा। कंपोनेंट क्या क्या है ये जो डिसेंट्रलाइजेशन फेज 2 का कंपोनेंट क्या क्या है इसमें जो मेंशन है यू कैन सर फेज 2 में जैसे कि वो इंडियनाइजेशन के लिए डिमांड बढ़ गई, पॉपुलर गवर्नमेंट और डेलिब्रेशन डिस्कशन, इंडियन मेंबर्स को लेजिस्लेशन में और एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व करने लगे सर। हाँ थोड़ा साउंड कम आ रहा है ओके मतलब पॉपुलर गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला सिविल सर्विसेज को इंडियनाइज कैसे किया जाए लॉ मेकिंग में कैसे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़े डेलिब्रेट एंड डिस्कशन हो है ना इलेक्शन का सिस्टम लाया यानी फेज 2 का कंपोनेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी इंट्रोडक्शन more representation of Indians in the administration. Okay. Yeah, Arun, can you summarize now key features, just key observation of British administrative system? Yeah, Arun, are you there? अच्छा चलो कोई नहीं है ना आई थिंक यू डोंट हैव द पीडीएफ तो प्लीज है ना गो थ्रू द जस्ट अभी क्या लेक्चर होने के बाद ना जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ्स कलेक्ट द पीवाईक्यूज एंड ट्राई टू राइट सम ऑफ द आंसर है ना 1-2 आंसर लिख के और बाकी जो की पीवाईक्यू जो की टर्म्स है ना जितने भी नोट्स में दैट यू शुड ट्राई टू मेक ए शॉर्ट नोट ऑफ दैट ओके आई थिंक दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट एंड जब भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू हैव द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज योर ऑप्शनल उससे कई सारी चीजें ना इंटरलिंक करना भी अच्छा हो जाएगा और उसको हम कंटेंट को यूज कर सकते हैं इधर पबमेड में भी ठीक है चलो ओके ओके थैंक यू एवरीवन सो लेट थैंक यू वेरी मच सर tomorrow we'll discuss we'll take up the test series question answer tomorrow okay थैंक यू good night everyone Thank you sir, good night sir. गुड नाइट।